हारू एक नासमझ बुली था जो अपने हिंसक स्वभाव से सबको डराता था। लेकिन जब स्कूल की सबसे होशियार लड़की को उसकी हिडन क्षमता का पता चलता है तो वो उसे काबू में करने के लिए बेताब हो जाती है और मन ही मन चाहती है कि वो उसका दिमाग खराब कर दे। ये सब तब शुरू हुआ जब हारून ने स्कूल के पहले दिन ही अपने से बड़े बच्चों से झगड़ा कर लिया और अचानक क्लास में आना बंद कर दिया। चूंकि शिजुको नाम की एक लड़की उसके सबसे पास बैठी थी, इसलिए उसके शिक्षक ने उसे हारू के पर्चे पहुंचाने के लिए कहा। बाद में शिजुको हारू के घर पहुंची तो उसने देखा कि वो फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। हालांकि जब हारू को एहसास हुआ कि शिजुको उसके लिए वहां मौजूद है तो वो खिड़की से बाहर कूद गया। उलझन में शिजुको ने अपनी चचेरी बहन मी को पर्चे दिए और खुद को डुबो दिया। हालांकि परिसर से बाहर निकलते समय हारू ने अचानक उसे मिशनरी मुद्रा में खींच लिया और पूछा कि क्या वो स्कूल की जासूस है। लेकिन उसने बताया कि वो सिर्फ पर्चे बांटने आई थी। इससे वो एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बीमार हो और उसका कोई फ्रेंड उसे खाना देने आया हो। और जब वो चली गई तो उसने उसका नाम पूछा क्योंकि उसे लगा कि अब वे दोस्त हैं। शिजुको शिक्षिका के पास लौटी और शिक्षिका को ये जानने की उत्सुकता हुई कि हारू ने उसके साथ कैसा बिहेवियर किया। शिजुको ने बताया कि वो उसे अपना फ्रेंड कहता है, जिससे टीचर हैरान रह गई और उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या शिजुको उसे स्कूल वापस आने के लिए मना सकती है। हालांकि शिजुको ने साफ मना कर दिया और चली गई क्योंकि वो उस बुली से कोई लेना देना नहीं रखना चाहती थी। उसी दिन स्कूल के बाद हारू ने अचानक शिजुको को एक कोने में खींच लिया और कहा कि चुप रहो, वरना वो जबरदस्ती उसकी जमीन खोद देगा। वो उसे कैफे में ले गया और जब वे दोनों पास बैठे थे, शिजुको सोच रही थी कि आखिर वो वहां क्या कर रही है। तभी कुछ बदमाश वहां आए जो हारू के दोस्त थे और उनमें से एक ने उससे पैसे मांगे। हारू ने पैसे दे दिए ताकि वो आदमी उसका फ्रेंड बना रहे और शिजुको को लगा कि वो बस एक कोशी के दिमाग वाला एक घमंडी आदमी है। लड़कों के जाने के बाद हारू ने क्यूरियोसिटी से शिजुको से पूछा कि उस दिन स्कूल कैसा था और उसने उससे कहा कि अगर उसे सचमुच इतनी चिंता है तो बस स्कूल आ जाए। हालांकि उसने जवाब दिया कि वो डरा हुआ था क्योंकि किसी न किसी वजह से सभी उससे डरते थे और अंततः उससे दूर ही रहेंगे। फिर उसने बताया कि वो पहली पर्सन थी जो उससे मिलने घर आई थी और जिन फ्रेंड्स को उसने पहले देखा था वो ही सबसे पहले बिना डरे उसके साथ टाइम बिताने आए थे। शिजुको ने साफ साफ कहा कि वो धोखे में है क्योंकि कोई भी सच्चा फ्रेंड उसे पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। इस पर हारू ने अपना ग्लास उसके चेहरे पर खाली कर दिया और उसे बुरा इंसान कहते हुए वहां से चला गया। शिजुको को गुस्सा आ गया और वो तुरंत उसके पीछे गई और उसके सिर पर क्रीम छिड़ककर भाग गई। अगले दिन स्कूल में शिजुको ने पूछा कि क्या उसने हारू को स्कूल आने के लिए कहा था और उसने ना में जवाब दिया तो शिजुको ने कहा कि शायद वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर वो उसे बताने उसके घर गई, लेकिन मी ने उसे बताया कि हारू वहां नहीं है। हालांकि मी ने उससे जाने से पहले बेसबॉल खेलने के लिए कहा था और जब वो एक भी हिट लगाने की कोशिश कर रही थी तभी उसने हारू के फ्रेंड्स को उससे छोड़ने की योजना बनाते सुना, क्योंकि उसने हमेशा की तरह उन्हें पैसे उधार देने से इनकार कर दिया था। शिजुको ने हारू को बेवकूफ कहकर अपनी गलती मान ली जब उसने अचानक उसे उदास चेहरे के साथ पास बैठे पाया। लेकिन उसने अपना बैग उठाया और वहां से जाने का फैसला किया क्योंकि वैसे भी ये उसका काम नहीं था। लेकिन अचानक वो खुद को उन नकली फ्रेंड्स के सामने पाकर बोली कि उन्हें हारू के साथ ऑनेस्ट रहना होगा क्योंकि वो उन्हें अपना फ्रेंड मानता है। उनमें से एक बेवकूफ ने उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन हारू ने उसे पकड़ लिया, जमीन से उठाया और उसे जाने को कहा। हारू ने शिजुको को विदा किया, लेकिन वो उसके पीछे पीछे रो पड़ा, जिससे शिजुको हैरान रह गई। शिजुको ने उसे गले लगाया और कहा कि जल्द ही उसके ढेर सारे फ्रेंड्स होंगे। ये सुनकर शिजुको ने कहा कि अगर वो वहां होती तो वो स्कूल आने पर विचार करता। फिर उसने अचानक कबूल किया कि वो उससे लव करता है। लेकिन शिजुको ने तुरंत उसे बताया कि वो उसकी फीलिंग्स को गलत समझ रहा है क्योंकि वो हमेशा से अकेला रहा है। हालांकि उसने कहा कि उसकी फीलिंग्स नहीं बदलेंगी और वो हमेशा उससे लव करता रहेगा। इसके बाद हारू फिर से स्कूल जाने लगा और अगले एक महीने तक वो शिजुको के लिए सचमुच एक सिरदर्द बन गया, इतना कि उसे पढ़ाई करने में भी मुश्किल होने लगी थी। एक दोपहर स्कूल के बाद हारू ने शिजुको से उसके साथ खाना खाने चलने की विनती की, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे आने वाले मिड टर्म एग्जाम की तैयारी करनी थी। उसने सोचा था कि जब परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी तो वो उद्घाटन समारोह में भाषण देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि वो ग्रेड रेटिंग में दूसरे स्थान पर रही थी। अब वो मिड टर्म में प्रथम आना चाहती थी। हालांकि हारू ने आसानी से अपना मैथ्स का सवाल हल कर लिया। शिजुको को अचानक याद आया कि सबसे अच्छे ग्रेड वाला स्टूडेंट स्पीच देने ही नहीं आया था और उस स्टूडेंट का नाम हारू था। अगले दिन से शिजुको ने हारू को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और कहा कि अब वो मिड टर्म खत्म होने तक उसका दुश्मन है, ताकि वो ठीक से पढ़ाई कर सके। शिजुको बहुत गुस्से में थी और सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जब वो लाइब्रेरी की ओर जा रही थी तो एक हायर क्लास का स्टूडेंट उसे पकड़कर अपनी क्लास में ले गया और उसे सजा दी क्योंकि उन्होंने उसे हारू के साथ देखा था। उसने घुटनों पर बैठकर पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया।
और सोचा कि काश वो हारू की दयनीय जिंदगी में कभी शामिल न हुई होती। तभी हारू प्रकट हुआ और उसे देखकर वो क्रोधित हो गया और उसने उनकी पिटाई करने की कसम खा ली। उसने हारू को रोकने की कोशिश की, लेकिन सीनियर्स को सबक सिखाने की कोशिश में उसे भी धक्का लग गया। शिजुको नाराज हो गई और उसने कठोरता से कहा कि वो उनकी दोस्ती से तंग आ चुकी है और उसने सुझाव दिया कि वो एक दूसरे से मिलना बंद कर दें। इससे हारू बाद में उदास और अकेला हो गया। कुछ हफ्तों बाद जब मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट आए तो शिजुको ने क्लास में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन उसे हैरानी हुई कि वो अपना गोल हासिल करने के बावजूद खुश नहीं थी। वो हारू से मिलने गई और उससे कहा कि वो उससे नफरत नहीं करती, बल्कि खुश है कि वो उस दिन उससे बचाने के लिए आया था। दोनों फिर से दोस्त बन गए और हारू ने भी उसके साथ पढ़ने का फैसला किया क्योंकि उसे ये बहुत पसंद था। ये समझते हुए कि किसी की परवाह करना क्या होता है, उसने भी उसके साथ डिनर पर जाने का फैसला किया जो वो हमेशा से चाहता था। हालांकि रास्ते में शिजुको ने हारू के बारे में कुछ अच्छा कहा तो उसने अचानक उसे पकड़ लिया और चूम लिया, जिससे वो रेड हो गई। डिनर के दौरान शिजुको लगातार खाना ऑर्डर करती रही और फूडी की तरह खाती रही क्योंकि उसे लगा कि इससे उसकी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। वो रात उसके लिए इमोशंस के एक नए दौर की शुरुआत थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ये अनाउंस करने आए कि मिड टर्म में फेल हुए सभी लोगों को एग्जाम दोबारा लिखनी होगी, और चूंकि हारू अपनी एग्जाम कॉपीज पर अपना नाम लिखना भूल गया था, इसलिए उसे भी एग्जाम्स दोबारा लिखनी होंगी। इस बीच हारू ने शिजुको से पूछा कि क्या वो कोई एग्जाम दोबारा लिख रही है, और जब उसने ना में जवाब दिया तो उसने कहा कि वो भी दोबारा नहीं लिखेगा। तभी शिजुको को रियलाइज हुआ कि मिड टर्म में उसके क्लास में अव्वल आने का एकमात्र कारण ये था कि हारू ने उसके पेपर पे उसका नाम नहीं लिखा था। हारू के कपड़ों से अचानक एक मुर्गी बाहर कूद गई और उस बेवकूफ ने बताया कि उसने उसे बारिश में देखा था और उसे देखकर उसे बहुत दुख हुआ था। फिर वो तुरंत खिड़की से बाहर कूद गया ताकि मुर्गी को अडॉप्ट करने के लिए बाहर रख सके। इस बीच उसके पागलपन के बावजूद शिजुको हैरान थी कि अब वो उसके बारे में सोचने लगी थी, और जब वो उसके सामने आकर पूछा कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है तो उसका दिल फिर से धड़कने लगा, मानो वो सीने से बाहर निकल आए। जैसे ही उसे वो किस याद आया, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वो लव का नाटक कर रही थी और वो चौंक गई। उस शाम घर लौटते हुए शिजुको ने हारू के पिछले दिनों के कन्फेशन का जिक्र किया और पूछा कि क्या वो लव कन्फेशन था, लेकिन उस थस्ती बेवकूफ ने उससे कहा कि वो किसी भी समय उसकी ताली बजाने के लिए तैयार है। तभी एक स्टूडेंट लड़की कूड़ेदान से कूदकर शिजुको से रेस्टोरेंट में पढ़ाई में मदद की गुहार लगाने लगी। आसकू नाम की लड़की खाना खाते हुए प्लेट्स मंगाने लगी क्योंकि वो नर्वस थी और हारू से घूर रहा था जैसे वो उसे नंगा देख सकता हो। आसकू ने बताया कि वो रेमेडियल क्लास नहीं लेना चाहती और उसे दोबारा परीक्षा पास करने के लिए शिजुको की मदद चाहिए, लेकिन शिजुको ने बिना देर किए मना कर दिया। शिजुको और हारू तुरंत वहां से चले गए, लेकिन आसाको भी जल्दी से उनके पीछे आकर बोली कि वो रेमेडियल क्लास नहीं लेना चाहती क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। उसने आगे बताया कि जिस ऑनलाइन कम्युनिटी में वो थी वहां एक ऑफलाइन मीटअप हो रहा था, इसलिए वो रेमेडियल क्लासेस में नहीं जा सकती थी, और ये देखकर कि वो पूरी तरह से बेवकूफ़ है तो शिजुको ने फिर से मना कर दिया। आसाको के गिड़गिड़ाने पर हारू को उसकी बातों में दिलचस्पी हुई और उसने पढ़ाई में मदद करने की पेशकश की और बदले में मीटअप में साथ ले जाने की पेशकश की। इसके बाद हारू ने उसे पढ़ाना शुरू किया, लेकिन लड़की को जैक समझ नहीं आया क्योंकि भाई बस फॉर्मूलाज लिख रहा था और उसे याद करने को कह रहा था। शिजुको मुर्गी के साथ अकेले बैठने के लिए बाहर चला गया, लेकिन हारू जल्द ही मुर्गी को खिलाने के लिए गोभी लेकर आ गया क्योंकि आसाको किसी जाहिर वजह से भाग गई थी। शिजुको को क्यूरियोसिटी हुई और उसने पूछा कि वो और आसाको नए फ्रेंड्स बनाने पर इतने आड़े क्यों हैं, जबकि वो दोनों ही वैसे भी वियर्ड थे और जाहिर था कि लोग उनसे क्यों बचते थे। जवाब में हारू ने पूछा कि क्या उसने कभी अंदर से पूरी तरह से खाली और अंधकार से घिरा हुआ महसूस किया है, जिससे वो हैरान रह गई। उसने बताया कि इससे वो हमेशा डरती थी, लेकिन अब वो डरती नहीं थी क्योंकि अब वो उसके पास थी। हालांकि उसे रियलाइज हुआ कि बोलते हुए उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे देख ही नहीं पा रही थी, हालांकि वो उसके ठीक सामने थी। अगले दिन शिजुको को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि हारू के लिए उसकी बढ़ती फीलिंग्स के कारण उसकी आत्मा में बहुत ज्यादा नॉइस था, और जैसे ही उसने अपना चेहरा मेज पर टिकाया, इस नासमझ क्लाउन ने उसे बाहर से देख लिया और उसे कांटेक्ट करने का फैसला किया। उसने खुद को सासा बताया और कहा कि उसे उसमें इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उसे सरप्राइज हो रहा था कि वह एक हारू जैसे हमेशा एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट को स्कूल कैसे बुलाती है। शिजुको ने जवाब दिया कि हारू को बस एक फ्रेंड चाहिए था और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है। हालांकि सासा ने बताया कि वह उसी पुराने स्कूल में पढ़ता था जहां हारू पढ़ता था, और पूरे स्कूल के दौरान भाई एक भी दिन क्लास में नहीं आया, तो इसका मतलब था कि अब यह मैटर करता होगा कि वह अपनी मर्जी से स्कूल आ रहा था या नहीं। बेल बजी और सासा अपने रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन शिजुको ने उसे एक हेल्प मांगने के लिए बुलाया। बाद में शिजुको क्लास में वापस आई तो उसने असाको को डिसअपॉइंटेड और हार मानने की कगार पर पाया क्योंकि उसके कथित टीचर को उसके टेस्ट पास करने से ज्यादा अपने रूस्टर की चिंता थी। शिजुको ने उसे बताया कि उसे अपना टाइम पढ़ाई में बिताना ही था, लेकिन असाको ने स्कूल के बारे में कहा उसका असली रूप इंटरनेट पर रहता था क्योंकि वहां उसे कोई परेशानी नहीं थी और वह दोस्तों से घिरी रहती थी। शिजुको ने तुरंत ये बताकर उसे रियलिटी चेक दिया कि वह डेलुलू में है, लेकिन असाको ने कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि वह है या नहीं, क्योंकि मैटर यही करता था कि वह पास रहना चाहती थी, लेकिन हर कोई हमेशा उससे बचता रहता था। यह सुनकर शिजुको को उस पर पीटी आ गई और उसने एग्जाम्स के लिए मेन सब्जेक्ट दिखाने का फैसला किया, लेकिन जब उसने सुना कि एग्जाम अगले दिन है तो वह पूरी रात असाको के दिमाग में नॉलेज भरती रही, जबकि असली ट्यूटर सोता रहा। अगले दिन असाको किसी तरह रेमेडियल
क्लासेस से बचकर थैंकफुली लौटी, लेकिन अगले हफ्ते वह एंग्री होकर स्कूल आई क्योंकि हारू ने फिर से लड़ाई करके मीटअप का मजा बिगाड़ दिया था। लड़कियों ने भी असाको का पेपर जैसा चेहरा देख लिया था और तुरंत उससे डिस्टेंस बना ली थी। तभी टीचर आ गई और हारू पर स्कूल में रूस्टर लाने के लिए चिल्लाने लगी, जबकि उसने उसे मना किया था। शिजुको ने हारू को बताया कि सासा ने रूस्टर की केयर करने की पेशकश की है। बाद में रूफटॉप पर शिजुको को आखिरकार थोड़ी पीस मिली और सो गई, लेकिन हारू ने जल्दी ही उसे ढूंढ लिया। कुछ मिनट बाद में उसकी गोद में लेटी हुई उठी और जल्दी से उठ गई, ये सोचकर कि वह कब वहां पहुंचा। हालांकि वह तुरंत क्लास में जाने वाली थी, लेकिन हारू ने उसका चेहरा नीचे दबा दिया और उसे सोने के लिए कहा। शिजुको का चेहरा तुरंत रेड हो गया और वह सोचने लगी कि हारू से मिलने के बाद जिंदगी कितनी पीसफुल हो गई है। उसने हारू से कहा कि वह खुश है कि वह उससे मिली और अचानक उसने कन्फेस कर दिया कि वह उससे लव करती है। वह तुरंत एम्बैरेस हो गई और सोचने लगी कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो उसने झट से कहा कि वह झूठ बोल रही है। हारू ने पूछा कि वह साथ में हैंग आउट करना चाहती है, लेकिन उसने जोर दिया कि यह झूठ है, इसलिए उसने उससे कहा कि उसे यह झूठ बोलने से अच्छा लगता है। अगले दिन सासा रूस्टर के साथ लौटा और कहा कि उसके घर में कैट है और पिछले कुछ दिनों से दोनों एनिमल्स के बीच में काफी केओस मची हुई है। टीचर मिस सेको अचानक प्रकट हुई और फिर से चिल्लाने लगी और स्टूडेंट्स ने सोचा कि उन्हें रूस्टर के लिए कूप बनाकर स्कूल में रखना होगा, इसलिए उन्होंने मिस सेको से कहा कि वह अथॉरिटी से परमिशन लेने में उनकी हेल्प करे और वह जल्द ही ये न्यूज लेकर लौटे कि परमिशन मिल रही है। वह तुरंत एक चिकन कूप बनाने की प्लानिंग करने लगे और जब सब लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे, शिजुको अपने कन्फेशन के बारे में सोच रही थी कि क्या उसे हारू के साथ बाहर जाने के लिए एग्री हो जाना चाहिए था। अगले दिन में कूप के लिए सामान लेने शॉप गया और जब शिजुको शेल्फ में देख रही थी तो उसकी नजर हारू के फेक फ्रेंड्स पर पड़ी और वह डर गई। फॉर्चुनेटली उसी समय सासा वहां आ गया और दौड़कर अपनी कार्ट उनके मुंह पर फेंक दी। सासा और शिजुको तुरंत भाग निकले, लेकिन बुलीज उनका पीछा करते रहे। हारू वहां से गुजर रहा था और उन्हें देखकर उसने एक बुली को हवा में ही पकड़ लिया और एक ही झटके में उसे नीचे गिरा दिया। इसके बाद वह सब लोग शॉप से बाहर भाग गए और जब सासा असाको को कुछ हैवी सामान उठाने में हेल्प करने के लिए वापस गया तो हारू ने बताया कि शिजुको कितना वियर्ड बिहेव कर रही थी। उसने बताया कि वह आमतौर पर रूस्टर की केयर करने और वीकेंड पर बाहर जाने से भी मना कर देती, उसका यूं अपनी मर्जी से ऐसा करना उसे स्ट्रेंज लग रहा था। शिजुको जानती थी कि वह सही है, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। हालांकि वह इसकी इतनी शार्पनेस देखकर हैरान थी। सासा और असाको जल्दी ही लौट आए और वे सभी लोग हारू के घर लौट आए। उन्होंने कूप बनाना शुरू किया, लेकिन लकड़ी काटना बेहद मुश्किल था और जब वे लगभग हार मानने को ही वाले थे तो हारू ने अपनी चेनसॉ देने की पेशकश की। हारू तुरंत उसे लेने गया, लेकिन जब वह गया ही था वे पुलिस फिर प्रकट हुए और कहा कि वह सिर्फ बात करना चाहते थे। उन्होंने बताया कि हारू ने अनदेखा कर रहा था जो उन्हें पसंद नहीं आ रहा था और सासा ने सजेशन दिया कि वह माफी मांग ले, लेकिन शिजुको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उनसे कहा कि वह जो करें लेकिन उनके कंस्ट्रक्शन वर्क में दखल ना दे। तभी उनमें से एक ने अचानक कहा कि वह हारू से प्यार करती है, जिससे हारू तुरंत शर्मिंदा हो गया। हारू उसी समय वापस आ गया और उन्हें देखकर वह गुस्से से लाल हो गया। उस पीले बाल वाले फूहड़ ने शिजुको के गले में हाथ डाला और हारू तुरंत झगड़ने लगा। कुछ पल बाद शिजुको के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बुली से चिकन हाउस बनाने में मदद मांगी ताकि वह दिखा सके कि वह सुलह करना चाहते हैं। हारू ने तुरंत हामी भर दी और उन्हें शामिल होने के लिए बेवकूफों की तरह हंसने लगा। सबको हैरानी हुई कि वह इतना आसान काम कर रहा था। कुछ घंटों की मेहनत के बाद बुलीज ने चिकन हाउस पूरा कर लिया और सासा मुर्गी को उसके नए घर में ले आया, जिससे सभी एक्साइटेड हो गए। उस शाम घर जाते समय सासा और असाको साथ साथ निकले और हारू ने शिजुको से कहा कि वह उसके साथ और टाइम बिताना चाहता है। उसने उसे बताया कि भगवान तय करते हैं कि इंसान कब लकी होता है और कब अनलकी, तो इसलिए अंत में सब कुछ बैलेंस हो जाता है। और इस बात ने उसे कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर उससे मिलना उसका गुड लक था तो इसने उसकी लाइफ में हुई रखी बाकी सभी घटनाओं को बैलेंस कर दिया, क्योंकि उससे मिलने के बाद से उसके साथ केवल अच्छी चीजें ही हुई है। ये सुनकर शिजुको ने हार मान ली और कबूल कर लिया कि वैसे सच्चा प्यार करती है। उसने आगे कहा कि वह जानती थी कि हारू को उसका प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि उसने कहा था कि उसका प्यार ना करना उसे अच्छा लगता है। लेकिन अब जब वह उसे प्यार करने लगी थी तो उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। हारू ने जवाब दिया कि वह भी उससे प्यार करता है, लेकिन उसका प्यार उससे अलग है और अगर उसे एहसास हुआ कि वह उसे प्यार करती है तो वह उसे छोड़ सकती है। उसने उसे बताया कि वह डर गया है और यह देखकर उसने सुझाव दिया कि वह फिर से शुरुआत करें और वह उसके प्यार में पड़ने का इंतजार करने को तैयार थी। जब वह चली गई तो वह अवाक रह गया, मतलब शायद सोच रहा था कि बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई। अचानक हारू को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि यूजैन नाम का कोई व्यक्ति उसके रास्ते में है, जिससे वह चौंक गया। इसलिए उसने तुरंत शिजुको को पकड़ लिया और उससे कहा कि उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। कुछ देर बाद शिजुको के घर पहुंचे और उन्हें देखकर शिजुको के पिता की पैंट गीली होने लगी, यह सोचकर कि उनकी बेटी एक आदमी के साथ क्या कर रही है। जब वह उनके लिए खाना बना रही थी शिजुको को यकीन नहीं हो रहा था कि जब हारू ने कहा था कि उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए तो उसके मन में कुछ नॉटी थॉट्स आए थे। इसी बीच यूजैन हारू के घर पहुंचा और उसे पता चला कि हारू उस रात घर नहीं आ रहा है, तो वह अपनी जगह पर बैठ गया और सोचा कि हारू कायर है, लेकिन उसने कहा कि हारू हमेशा भागता नहीं रहेगा। उसी समय हारू नहा धोकर बिना कपड़ों के ही लिविंग रूम में चला गया। शिजुको ने जल्दी से नजरें फेर ली क्योंकि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था और वह सोच रही थी कि क्या ये सही है, क्योंकि उसके पापा तो वैसे भी हमेशा अंडरवेयर में ही घूमते थे। वह सोचने लगी कि चुपके से झांक ले, लेकिन यह देखकर निराश हो गई कि भाई पहले से ही पूरे कपड़े पहने सो रहा है। उसने उसे गद्दे से नीचे उतारा और अंदर बेड पर जाने को कहा। उस रात जब वह उसे छोड़कर जा रही थी तो उसने देखा कि वह कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगले दिन जब शिजुको नाश्ता बना रही थी, हारू ने बताया कि सोते समय उसके साथ कुछ वियर्ड हुआ था। एक युवक उसके बेड पर एक डरावनी नजर से खड़ा था। उसने जवाब दिया कि वह उसका छोटा भाई था और हारू बस यही कहता रहा कि उसे अपनी जर्दी बहुत पसंद है। फिर शिजुको ने पिता से कहा कि वह बिल्कुल भी शिजुको जैसा नहीं लगता है, लेकिन उस आदमी को हैरानी हुई कि वह बेवकूफ इस सबको लेकर इतना
लापरवाह कैसे था, मानो जैसे वह इस जगह का मालिक हो। कई हफ्तों बाद अंतिम परीक्षाओं के नतीजे घोषित हुए और हारू ने चौंकाते हुए कक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जबकि शिजुको दूसरे स्थान पर आई। इससे वह उदास होगी क्योंकि उसे लगा कि उसे और ज्यादा पढ़ाई करनी होगी, चाहे असाको से कितना भी अच्छा फील कराने की कोशिश करे। तभी बेपरवाह हारू को समर वेकेशन का ख्याल आया और अचानक बताया कि उसे बिकिनी बहुत पसंद है, लेकिन शिजुको ने उसे समझाया कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वह इसके साथ बीच पर जाएगी। फिर वह अपनी स्क्रिप्ट लेकर उठी और स्टाफ रूम की ओर जाने लगी ताकि टीचर से पूछ सके कि उत्तरों के अंक कैसे दिए गए थे। जब उसने टीचर को अपनी स्क्रिप्ट दिखाई और बताया कि उसे एक सेक्शन में पूरे नंबर क्यों नहीं मिले, तो सेको ने कहा कि उसके जवाब गलत नहीं थे लेकिन सही भी नहीं थे। शिजुको ने स्वीकार करने से मना कर दिया क्योंकि ये दिल टूटने के बारे में एक बेतुका सवाल था, और सेको ने उसे बताया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शिजुको को अभी तक पता नहीं था कि ये कैसा लगता है। हालांकि वापस आते समय शिजुको को लगा कि वह जानती है कि ये कैसा लगता है, क्योंकि हारू ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, इसलिए वह उसे इतने प्यार में डालना चाहती थी, लेकिन वह इस बात को लेकर ज्यादा क्यूरियस थी कि आखिर वह ऐसी चीज पर क्यों फिदा हो गई। तभी वो हारू के पास से गुजरी, जिसने पूछा कि क्या वो कुछ अंक वापस ले पाएगी। शिजुको बस उसका चेहरा देखने के लिए वापस आई और उसी समय कुछ लड़कियों ने हारू की ओर एक गेंद फेंकी। वो डर गई और जल्दी से गेंद लेकर वहां से भाग गई। फिर शिजुको ने उसे लोगों को घूरना बंद करने को कहा, क्योंकि इससे वो उससे दूर भागेंगे। उसने कहा कि उसे बहुत अच्छा लगा जब वो मुस्कुराया और लाल होकर चला गया। उसके बाद से ब्रो ज्यादा मुस्कुराने लगा और उसने तुरंत सभी लड़कियों को इतना एक्साइटेड कर दिया कि वो उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगी। वो कक्षा में वापस आया और शिजुको को बताया कि उसके ट्रिक काम कर गई, क्योंकि अब वो पॉपुलर हो गया था और हर कोई उससे बात करना चाहता था। हालांकि शिजुको को जेलसी हुई और वो मुर्गे को खाना खिलाने चली गई। असाको ने देखा कि वो अकेली है और उसने उसे टोका, और खेल की कक्षा के दौरान शिजुको ये बर्दाश्त नहीं कर सकी कि लड़कियां उसके क्रश पर कैसे फिदा हो रही थीं। वो वहां से जाने लगी, जिससे असाको हैरान रह गई, जिसे लगा कि वो उससे जल रही है, लेकिन शिजुको ने इनकार नहीं किया। अगले दिन खेल दिवस था और शिजुको असाको के साथ वॉलीबॉल खेलने लगी। हालांकि उसका हाथ गेंद से तब तक नहीं छुआ जब तक कि उसके चेहरे पर चोट नहीं लग गई। इसके बाद सासा लड़कियों को ये बताने आई कि फुटबॉल मैच में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन हारू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसने रेफरी को मुक्का मार दिया। सासा ने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस बार हारू के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शिजुको ने पूछा कि उसका क्या मतलब है। सासा ने जवाब दिया कि हारू अपने पुराने स्कूल में बहुत एंग्री था और कोई भी उसका दोस्त नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने स्कूल आने ही बंद कर दिया। तो इस पर सासा ने पूछा कि वो हारू को लेकर इतना परेशान क्यों है, जबकि वो पहले उससे बात भी नहीं करती थी, और सासा ने जवाब दिया कि वो उसका एहसानमंद है। कुछ मिनट बाद हारू ने एक लड़के को एक लड़की को धमकाते देखा और तुरंत उनके पास चला गया। बड़े बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे तो उसने एक लड़की को पकड़ लिया और पूछा कि क्या उसे अगले कुछ दिन अस्पताल में बिताने में कोई आपत्ति है। उस लड़के ने अचानक उसे मुक्का मारा और हारू ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूछा कि वो लड़की को क्यों परेशान कर रहा है। फिर उसने उसकी पिटाई कर दी, जिससे सभी छात्र इकट्ठा हो गए। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि सब उसे देख रहे हैं और उसे तुरंत बहुत बुरा लगा कि उसने फिर से सबको डरा दिया है। इसी बीच शिजुको ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, और जैसे ही उन्होंने एक टीचर की आवाज सुनी, उसने उसे जल्दी से पकड़ लिया और वहां से बाहर खींच लिया एक सेफ जगह पर। उसने शिजुको से पूछा कि क्या उसने जो किया वो गलत था, क्योंकि ऐसा पहले भी एक बार हो चुका है। जब उसने पीछे देखा और सभी छात्रों को घूरते और स्टंट देखा, तो उसने कहा कि उसे नहीं पता कि हमेशा ऐसा क्यों होता है। और शिजुको ने बताया कि हालांकि वो ये नहीं कह सकती कि वो सब कुछ सही तरीके से कर रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि वो एक काइंड इंसान है। हारू हैरान रह गया। उसने प्यार से उसके माथे को छुआ और जितना ज्यादा वो उसे सहलाता, वो उतनी ही लाल होती जाती। कहानी लगभग एक किस तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन सासा ने बीच में ही टोक दिया और हारू को अगले फुटबॉल मैच के लिए बुलाया। जैसे ही हारू गया, उसने अचानक मुड़कर शिजुको से पूछा कि क्या वो मैच जीत गए तो वो गर्मियों में उसके साथ डेट पर चलेगी, और वो मान गई। खुशकिस्मती से हारू ने अपनी शर्त जीत ली और वो सभी गर्मियों की छुट्टियों में समुद्र तट पर गए। हालांकि जब हारू और असाको तैर रहे थे, तो शिजुको और सासा को फिशिंग सीखना पड़ा, क्योंकि वो बिगिनर्स थे और तैरना नहीं जानते थे। बाद में जब वो कुछ मछलियां भून रहे थे, तो वो हारू के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगा और फिर बताया कि हारू का एक बड़ा भाई है। लेकिन हारू ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि वो पहले ही कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, जिससे सभी चौंक गए। हालांकि उस रात जब वो घर के लिए लौटे, तो हारू ने अचानक अपने भाई को देखा और भागकर बाहर चला गया, जिससे बाकी लोग हैरान रह गए। हालांकि मीने पथा ने बताया कि वो हारू का भाई था, जिसके बारे में वो उन्हें बता रहा था। युजान ने हारू के बारे में पूछा कि वो कैसा है, और सासा ने बताया कि शिजुको की वजह से हारू अब स्कूल आने लगा है। इसी बीच शिजुको को युजान की प्रेजेंस थोड़ी वियर्ड लगी। उस रात जब वो घर के लिए निकली, तो युजान ने अजीब से उसे हारू पर नजर रखने को कहा, और जैसे ही उसने कहा कि वो अजीब है, उस वियर्ड आदमी ने अचानक उसे कोने में खींच लिया। उसने उससे पूछा कि वो ऐसी क्यों भाग गया, और हारू ने बताया कि वो अपने भाई से नफरत करता है। उसने कारण पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने सख्ती से उसे ताका झाकी करना बंद करने को कहा, तो वो खड़ी हो गई। हारू को बहुत बुरा लगा। उसे लगा कि वो उसे छोड़कर चली गई है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी वहीं है। फिर उसने उसे अपने घर आने को कहा ताकि वो उसके तरबूज तोड़ सके। बाद में मस्ती करते हुए उसे सरप्राइज हुआ कि उसने पहले वो स्कैरी चेहरा क्यों बनाया था, और उसे एहसास हुआ कि वो उसे वैसे नहीं जानती थी जैसा उसने सोचा था। उसने पहले स्टूपिड जैसा बिहेव करने के लिए माफी मांगी थी और पूछा था कि हमेशा उसका साथ देने के बदले में वो उसके लिए क्या कर सकता है। उसने उससे कहा कि वो डेट पर जाना चाहती है।
इसके बाद हारू ने मुझे शिजुको के साथ अपनी डेट के बारे में बताया और वो खुश था कि अब वे दोनों साथ हैं। लेकिन वो सभ्य बेवकूफ डेट की रात ताली बजाने के बारे में सोचने लगा, जिससे माई चौंक गई और उसने तुरंत उसे वार्निंग दी कि वो इन आइडियाज को त्याग दे। कुछ हफ्ते बाद दूसरा सेमेस्टर शुरू हुआ और हारू अपने रोस्टर को देखकर खुश था। तभी शिजुको अन्य स्टूडेंट्स के साथ वहां से गुजर रही थी और हारू ने उससे कहा कि उसे एहसास हुआ है कि अब वो उसे हर दिन देख पाएगा। समर वेकेशन के उलट शिजुको का कलर तुरंत रेड हो गया और दूसरे स्टूडेंट्स उसकी रिस्ट के गेम को देखकर हैरान रह गए। बाद में क्लास में असाको सिक लग रही थी और जब उसके फ्रेंड्स ने उससे पूछा कि क्या हुआ है तो उसने बताया कि उसे फीवर है। फिर भी वो जबरदस्ती स्कूल आ गई। उन्होंने तुरंत उसे मना किया कि वो उन्हें इन्फेक्ट न करे और उसने एम्बैरस तरीके से अपना मास्क पहन लिया। तभी हारू ने शिजुको को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते देखा, जिसे सासा चौंक गई क्योंकि ये अगले साल का मैथ था। शिजुको क्यूरियस हो गई और उसने हारू से पूछा कि वो कब पढ़ता है, लेकिन उसने बताया कि वो कभी नहीं पढ़ता। इसलिए उसने उसे लायर कहा, क्योंकि अगर वो नहीं पढ़ता तो उसके टेस्ट्स और एग्जाम्स पास करने का कोई रास्ता नहीं था। हारू ने बताया कि वो अपने पुराने स्कूल में कभी नहीं गया था, इसीलिए वो सारा फ्री टाइम पढ़ाई में बिताता था। फिर उसने टॉपिक बदला और उससे पूछा कि वो डेट पर कहाँ जाना चाहती है, लेकिन शिजुको ने जवाब दिया लाइब्रेरी। अगली क्लास में शिजुको हारू के मिस्टीरियस होने के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाई और वो सोच रही थी कि वो अपने बारे में कितना कुछ बताना चाहता है और उसने कहा लिमिट तय करी है। उस दिन स्कूल के बाद शिजुको ने हारू से कहा कि वो लाइब्रेरी जा रही है और जब वो सोच रहा था कि क्या वाकई यही डेट है तो अचानक उन्होंने कुछ गर्ल्स को नॉइज मचाते सुना। जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सब यूजान की वजह से हो रहा है, हारू तुरंत गायब हो गया, जिससे यूजान के पास आते ही शिजुको चौंक गई। उसने उसे बताया कि उसका ब्रदर बेहोश हो गया है और उसने सॉरी बोलने की कोशिश की, लेकिन यूजान ने कहा कि वो उसे मिलने आया था। हारू छुपते हुए एंगर से क्रेजी हो गया। काश उसने शिजुको को अपने साथ ले लिया होता। जैसे ही वो बुश से बाहर आया वो छुप गया। उसने उस गर्ल को डरा दिया जिस पर उसने पिछले दिनों हैंड उठाया था। हैरान होकर उसने उससे एक फेवर मांगने का फैसला किया। इसके बाद गर्ल्स उस जगह पर नजर रखने लगी ताकि उसे पता चल सके कि यूजान वहां है या नहीं। इसी दौरान उसने देखा कि वो एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव थी और वो बहुत एक्साइटेड हो गया क्योंकि उसे लगा कि स्कूल में ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि हर कोई उसका रिस्पेक्ट करता है। हालांकि उसने कहा कि उसके साथ भी ऐसा ही था क्योंकि उसके क्लासमेट्स ने सिर्फ इसीलिए चुना था क्योंकि वो ग्लासेस पहनती थी। वो जानने को क्यूरियस हो गया कि वो ग्लासेस में कैसे दिखेंगे और उसने कहा कि वो अच्छा दिखेगा। ये सुनकर वो मुस्कुराया और उसने उसे बताया कि वो एक अच्छी इंसान है, जिससे एम्बैरेसमेंट से उसका गला सूख गया। हारू को यूजान की याद आते ही वो भाग गया और उस बेवकूफ गर्ल को उसकी तारीफ पर ड्रूलिंग करते हुए छोड़ गया। इस बीच यूजान शिजुको को सिटी में बिना मतलब की वॉक पे ले गया और स्वीट्स में अपनी इंटरेस्ट के बारे में नॉन स्टॉप बातें करता रहा, लेकिन शिजुको को उसकी नॉनसेंस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो जल्द ही पेस्ट्री लेने चला गया और रास्ते में उसे लगा कि हारू जल्द ही वहां पहुंच जाएगा। इधर हारू उन्हें ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहा था क्योंकि यूजान ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करते हुए फोटोज भेजी थी। यूजान जल्द ही डोनट्स का पैकेट लेकर लौटा और जैसे ही वो खाना खा रहे थे उसने अचानक उससे कहा कि वो चाहती है कि हारू स्कूल छोड़कर घर वापस चला जाए, जिससे वो चौंक गई। उसने बताया कि उनके फादर ने हारू को उसके पुराने स्कूल में दाखिल होने से पहले ही घर से निकाल दिया था क्योंकि वो बहुत ट्रबलसम था, लेकिन अब उनके फादर ने अचानक अपना माइंड बदल लिया और चाहते थे कि हारू घर वापस आ जाए और इसीलिए उन्होंने यूजान को उसे लेने भेजा। हालांकि हारू यूजान से हेट करता था और उसकी बात नहीं मानता था और इसीलिए यूजान शिजुको को बीच में लाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उसे स्कूल में ही रखे। शिजुको हैरान रह गई क्योंकि उस लड़के ने कुछ मिनट पहले ही कहा था कि वो हारू को वापस घर लाना चाहता है। फिर यूजान ने बताया कि उनके फादर हारू को वापस चाहते थे, वो खुद नहीं चाहते थे क्योंकि हारू का घर आना उन दोनों का एंड होगा। यूजान ने आगे कहा कि शिजुको के रहते हारू स्कूल में ही रहेगा। हारू ने इसी समय एग्रेसिव होकर यूजान को वार्निंग दी कि वो उनसे दूर रहे और शिजुको के साथ चला गया। हालांकि शिजुको रुक गई और उसने यूजान से कहा कि पहले उसकी बात सुन ले। हारू ने उसकी बात मान ली और यूजान ने उसे प्रॉमिस करने को कहा कि वो स्कूल जरूर जाएगा। हारू ने प्रॉमिस किया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाते जाते उसने यूजान से कहा कि वो उसके सामने दोबारा ना आए। इस बीच यूजान ने सोचा कि अगर उनके फादर ने फिर से अपना माइंड बदल लिया तो उन्हें रास्ते में कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। हारू ने शिजुको से पूछा कि वो यूजान के साथ क्यों थी और उसने जवाब दिया कि वो हारू के बारे में और जानना चाहती हैं। हारू ने उसे यूजान के पास दोबारा ना आने को कहा, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो उसे कमांड नहीं कर सकता। तभी हारू ने आई थॉट यू लव्ड मी का कार्ड खेला और शिजुको तुरंत बॉल की तरह शाइन हो गई। वे चलते रहे और हारू ने उसे अपनी पिछली कहानी सुनानी शुरू कर दी, लेकिन उसने वो पार्ट छोड़ दिया जिसमें उसके पुराने स्कूल के 3 सालों की जानकारी थी। शिजुको ने उससे पूछा कि वो घर वापस जाना चाहता है, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर शिजुको ने उसके फेस को टच किया और कहा कि वो नहीं चाहती कि वो जाए क्योंकि इससे उसे हर्ट होगा। उसने स्माइलिंग करते हुए कहा कि वो उसके साथ रहना चाहता है। अगले दिन स्कूल के लॉकर रूम में वो बेवकूफ क्लास रिप्रेजेंटेटिव हारू से मिलने आई और स्पोर्ट्स डे पर उसका डिफेंड करने के लिए उसका थैंक्स अदा किया। हारू ने उसे देखकर स्माइल किया और गर्ल तुरंत मेल्ट हो गई। इसी बीच शिजुको भी
भी वहां मौजूद थी और जैसे ही वो चली गई उसने देखा कि गर्ल के फेस पर सिर्फ थैंक्स अदा करने से कहीं ज्यादा कुछ था। वो सब कुछ रिस्क पे लगाने को तैयार थी। एक नया दिन आ गया लेकिन शिजुको साफ तौर पर इससे स्ट्रगल कर रही थी। गर्ल जैक पर फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसकी फीलिंग्स उसे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी और वो इस बात को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी कि ये इमोशनल उथल पुथल उसे इतना क्यों परेशान कर रही है। तभी उसकी मदर का एक फैक्स आया जिसमें पूछा गया था कि क्या वो और उसका छोटा ब्रदर स्कूल की पढ़ाई जारी रख रहे हैं, जो सच में उसे इस समय बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इसी बीच स्कूल के उस पार ओशिमा नाम की एक क्वाइट ग्लासेस वाली लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड यू को मैसेज कर रही थी, जो बिल्कुल अलग स्कूल में पढ़ती थी। जब ओशिमा इस हाई स्कूल में ट्रांसफर हुई तो उसने पाया कि सभी लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में बट गए थे और उसे अकेला छोड़ दिया था। इसीलिए वो कंप्लीटली अलोन हो गई और किसी से बात नहीं कर पाई। बाद में ओशिमा अपने वर्क में बिजी थी, तभी उसने कुछ गर्ल्स को हारू के बारे में गॉसिप करते सुना। उसका हार्ट एकदम से सिंक हो गया जब उन गर्ल्स ने यूं ही बता दिया कि उसका भाई उस लड़की को डेट कर रहा था जिससे वो हमेशा शिजुको की क्लास में चिपका रहता था। स्टूडेंट्स क्लास रिप्रेजेंटेटिव चुनने वाले थे और इस फूल हारू को लगा कि वो ज्यादा स्टूडियस दिखने के लिए इस सिचुएशन को ग्लासेस लगाकर हैंडल कर सकता है। क्योंकि ओशिमा ने उसे बताया था कि इसीलिए उन्होंने उसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना है, वो बेहद हैप्पी था और शिजुको सोच रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। लेकिन जब किसी ने भी उसे किसी भी पद के लिए नहीं चुना तो वो डिसअपॉइंटेड हो गया। क्लास में उसके फ्रेंड्स को रियलाइज हुआ कि वो सैड है और वे सोचने लगे कि क्या उस जोकर को सच में लगता है कि उसे नॉमिनेट किया जाएगा। इसके तुरंत बाद असाको और सासा ओशिमा के बारे में थोड़ी गॉसिप कर रही थी और गेस कर रही थी कि शायद वो हारू के लिए बैड हो गई है। इससे शिजुको को जेलसी हुई, लेकिन उसने केयरफ्री होते हुए कहा कि उसे यूजलेस गॉसिप से ज्यादा अपने ग्रेड्स की चिंता है। लंच के दौरान ओशिमा स्टेयर्स पर अकेले बैठी किसी सैड एनीमे गर्ल की तरह खाना खा रही थी। तभी अचानक हारू उसके पास प्रकट हो गया। उसने बताया कि उसका आइडिया बहुत बैड था क्योंकि ग्लासेस पहनने से उसे वोट्स वाला बैग सिक्योर रखने में कोई हेल्प नहीं मिली, जिससे वो सरप्राइज हुई कि वो इतना स्टूपिड है। हारू को रियलाइज हुआ कि वो यहाँ अकेले खाना खाने आई है और उसने बताया कि हालांकि वो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन फिर भी उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने बताया कि वो पहले भी ऐसी ही थी लेकिन अब उसके फ्रेंड्स हैं ओशिमा। सभी नर्वस हो गए और असाको के बारे में पूछा क्योंकि उसे लगा था कि हारू उसे डेट कर रहा था, लेकिन इस क्लूलेस क्लाउन ने क्लियर कर दिया कि असाको सिर्फ एक फ्रेंड है और फिर सीधे सीधे कन्फेस कर लिया कि उसे शिजुको से लव हो गया है। ओशिमा अंदर से शेक हो गई, शायद सोच रही होगी कि इतने अच्छे लोग क्यों टेकन होते हैं। कुछ ही पल बाद असाको प्रकट हो गई और उन्हें ये डीप कॉन्वर्सेशन करते हुए पकड़ लिया। हारू ने उसे बताया कि वे बस उनके बारे में बात कर रहे थे और बताया कि ओशिमा के कोई फ्रेंड्स नहीं थे। ये सुनकर असाको शॉक्ड हो गई, शायद इसीलिए क्योंकि वो पहले लोनली रहती थी और वो उसे तुरंत लाइब्रेरी में ले गई ताकि दूसरों के साथ किसी तरह की फ्रेंडशिप मीटिंग हो सके। लेकिन शिजुको बहुत ज्यादा इमोशनल लोड से जूझ रही थी और उसने ज्वाइन होने से इनकार कर दिया और ऐसे चली गई जैसे उसे ह्यूमन रिलेशन से एलर्जी हो। अगले दिन जिम क्लास के दौरान ओशिमा के पास कोई नहीं था जिसके साथ वो सोशल एंजाइटी से ग्रस्त थी। उसी समय शिजुको बिना किसी साथी के आ गई और टीचर ने दोनों को स्ट्रेचिंग के लिए साथ बिठा दिया। ओशिमा ने कल की प्रॉब्लम के लिए सॉरी कहा, लेकिन शिजुको ने उसे कहा कि अगर वे उसे परेशान कर रहे हैं तो वो ओपनली बात करे। ओशिमा को एक्सप्लेन करना पड़ा कि वे उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, शायद इसीलिए क्योंकि वो सोशल एंजाइटी से ग्रस्त थी। शिजुको ने पूछा कि वो इतनी डरपोक क्यों है। उसने जवाब दिया कि वो बिल्कुल भी नहीं है, बस उसमें खुद को खुलकर सामने लाने का कॉन्फिडेंस नहीं था। बाद में ओशिमा ने खुद को फिर से उन सीढ़ियों पर अकेला पाया क्योंकि जाहिर तौर पर वही उसकी सैड गर्ल वाली जगह थी। हारू उसके पास आया और पूछा कि क्या उसने शिजुको को देखा है, ये देखते हुए कि वो उससे ऐसे बच रही थी जैसे उसे प्लेग हो गया हो। ओशिमा ने गहरी सांस ली और उससे कहा कि वो उसे दोस्त बनाने में हेल्प करने की कोशिश करना भूल जाए। फिर उसने हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या वो शिजुको से रोमांटिक अंदाज में प्यार करता है, और जब हारू थोड़ा घबरा गया तो उसने तुरंत उससे मना कर दिया कि वो जवाब ना दे क्योंकि उसका जवाब उसे और सैड कर सकता था। तभी आसाको शिजुको और सासा के साथ प्रकट हुई। उसने सबको खेलने के लिए इनवाइट किया और हारू और ओशिमा को फिर से साथ देखकर शिजुको को थोड़ी जेलसी हुई। जब आसाको और सासा पास में ही टेनिस खेल रहे थे, हारू, शिजुको और ओशिमा कोर्ट के किनारे कहीं ऑकवर्डली बैठे थे। हारू ने आखिरकार शिजुको से पूछा कि वो उससे क्यों बच रही है और उसने ये बॉम्ब गिरा दिया कि जब भी वो उसके बारे में सोचती है उसकी चेस्ट तेज हो जाती है और दर्द होता है। ओशिमा सरप्राइज था कि ये लड़की इतनी बेबाकी से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही थी। हालांकि उस बेवकूफ़ लड़के को लगा कि वो सिक है और उसने उसे नर्स के पास जाने को कहा। ओशिमा उसकी स्टुपिडिटी से परेशान होकर अचानक उस पर चिल्लाई और उसे 5 से ज़्यादा सिनोनिम्स में बेवकूफ़ कह डाला, जिससे सब चौंक गए। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने हद पार कर दी है और एम्बैरेस्ड होकर भाग गई। आसाको ने हारू को अपने पीछे आने को कहा और वो तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ा। जब हारू ओशिमा के पास पहुंचा तो उसने पूछा कि क्या वो ठीक है, तो उसने जवाब दिया कि वो बस सैड थी। तो उसने उसे कुछ मोटिवेशनल बातें बताईं जिससे उसे एहसास हुआ कि शायद वो उससे प्यार करने लगी है। इस बीच शिजुको एक फिलोसॉफिकल पल अनुभव कर रही थी, अपने बचपन और पढ़ाई में मिलने वाले आनंद के बारे में सोच रही थी।
उसने महसूस किया कि सीखने से उसे कंप्लीटनेस का एहसास होता है, क्योंकि इससे उसे अपने फ्यूचर के लिए एक पर्पस और विजन मिलती है। इसलिए उसने हर तरह की बाधा, यहाँ तक कि लव को भी दूर करने का फैसला किया, क्योंकि एकेडमिक एक्सीलेंस ही उसका गोल था। अपने तय डेट के दिन आसाकू और सासा बैटिंग सेंटर पहुंची और मी ने बताया कि हारू और शिजुकू डेट पर थे। सासा को लगा कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मी ने जवाब दिया कि हारू को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि शिजुकू ही थी जो अपनी फीलिंग्स इतनी ओपनली एक्सप्रेस कर रही थी। बाद में आसाको उस डेट के बारे में सोचकर सैड हो गई और उसने बताया कि शिजुको ने कभी उसके साथ कुछ शेयर नहीं किया, हालांकि उसे लगता था कि वे दोनों फ्रेंड्स हैं। मी ने बताया कि शिजुको की सोच अलग थी, लेकिन जब उसने खुलकर अपनी बात रखी तो वो सुनने लायक थी। इसी बीच लाइब्रेरी में, जहां ये दोनों क्लूलेस मस्करे अपनी डेट पर थे, शिजुको हारू के सामने बैठी और चुपचाप उसे सबसे शॉकिंग खबर सुनाई कि अब वो उसकी ओर अट्रैक्टेड नहीं रही, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत थी, क्योंकि वो उसकी तरह कोई जीनियस नहीं थी जैसे हार्डवर्क करने की ज़रूरत ना हो। हारू शॉक हो गया और उसने पूछा कि क्या वो उसका ध्यान भटका रही है, लेकिन उसने कहा कि ये बस एक ऐसी बात है जिससे उसे अकेले ही डील करना होगा। हारू लाइब्रेरी डेट से पूरी तरह टूटा हुआ महसूस कर लौटा। तभी मी ने उसे हारू की मौसी क्योको की एक तस्वीर दिखाई और उसका चेहरा देखकर उसके मन में उस दिन की पूरी याद ताज़ा हो गई जब उसने उसे अडॉप्ट किया था। अगले दिन स्कूल में हारू अपने रूस्टर के पास धूप में लेटा हुआ था, तभी ओशिमा आ गई। उसने बताया कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए मिनट ही हुए थे, खासकर उस दिन के बाद से जब उसकी फीलिंग्स का एक्सप्लोजन हुआ था। ओशिमा ने उसे दी गई एडवाइस के लिए थैंक्स कहा और एक्सेप्ट किया कि अब वो काफ़ी बेटर फील कर रही है। लेकिन तभी हारू ने उसे बताया कि शिजुकू ने उसे गोली मार दी थी। हारू ने उसे चौंका दिया जब उसने पूछा कि क्या उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उस बेवकूफ़ ने कहा नहीं। ओशिमा ने उसे एक इंसान की तरह अपनी बात कहने के लिए एनकरेज किया, लेकिन भाई ने बिना किसी बुद्धि के भी सेज की तरह बात करना शुरू कर दिया, ये इशारा करते हुए कि वो आगे बढ़ सकता है। और जब वे दिल खोलकर बातें कर रहे थे, आशा को किसी रोमांस डिटेक्टिव की तरह झाड़ियों में दुबकी हुई थी। आखिरकार उसने इनके बीच में जंप किया, हारू से कहा कि हार मत मानो, और अगर उसने कोशिश जारी नहीं रखी तो उसे सीधा सीधा लूजर कह दिया, और वो भाग गई। लेकिन हारू को लगा कि उसने अल्कोहल पी रखी है, कुछ और। बाद में हारू अपने रूस्टर के साथ स्कूल के मैदान में घूम रहा था और शिकायत कर रहा था कि औरतें उसे हमेशा ऐसे डांटती हैं जैसे वो किसी विक्टिम की तरह हों। तभी उसे क्योको की कही एक बात याद आई कि एक दिन उसकी मुलाकात किसी ऐसे पर्सन से होगी जो उसे कंफर्ट देगा। ठीक उसी पल उसने लाइब्रेरी की खिड़की के पास सो रही शिजुको को देखा और उसके पास जाकर उसे उठाया। वो फिर से आक्रामक व्यवहार कर रही थी, लेकिन अचानक हारू ने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है। शिजुको चौंक गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए शांति से कहा कि अब उसके मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। हारू ने कहा कि बस उसके साथ रहना ही काफ़ी है, लेकिन फिर उसने तुरंत उसे उसके साथ बाहर चलने के लिए कहा। जब उसने मना किया तो वो लगातार दबाव बनाता रहा, जिससे उनके बीच काफ़ी बहस हो गई। इसके बाद शिजुको उसके आसपास सावधानी बरतने लगी। कुछ हफ्ते बाद जब मिड टर्म एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो हारू ने फिर से कक्षा में पहला स्थान हासिल किया, जबकि शिजुको दूसरे स्थान पर रही। शिजुको को गुस्सा आ गया, उसे आश्चर्य हुआ कि वो उसे हरा क्यों नहीं पाई। उसने सहजता से उससे कहा कि इस बार उसने थोड़ी ज़्यादा मेहनत की है, बस थोड़ी सी, और वो भी ऐसे बेतुकेपन से, जैसे कोई जानता हो कि वो जन्मजात प्रतिभाशाली है। शिजुको गुस्से से भड़क उठी और बोली कि उसे और ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि उसकी पूरी पहचान अकेटामाई के श्रेष्ठता पर टिकी हुई है। हारू को अपनी मौसी की बातें फिर याद आईं और वो मुस्कुराया और कहा कि वो भी और ज़्यादा कोशिश करेगा। इस बीच आसाकू हमेशा की तरफ फिर से फेल हो गई। बाद में शिजुको अपने क्राम स्कूल की सहायता कक्षाओं में गई, जहां उसकी मुलाकात यामाकिन से हुई, जिसने उससे हारू के बारे में पूछा। इसके बाद शिजुको ने हारू को उत्सव के टिकट दिए, लेकिन उस प्यासे बेवकूफ़ ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उसका हाथ चाट लिया। शिजुको तुरंत पीछे हट गई और उसे चेतावनी दी कि अगर वो इसी तरह से पेश आता रहा तो उसका उस पर से सारा भरोसा उठ जाएगा। फिर उसने नियम बनाया कि अगर वो उसके पास रहना चाहता है तो उसे कम से कम 2 मीटर की दूरी मेंटेन करनी होगी। हारू इन उपयुक्त सीमाओं से चिढ़ गया और उसने कुछ बोर्ड तोड़ दिए और आसाको पर भड़ास निकाली। आसाको को उसे समझाना पड़ा कि जब कोई आपको पसंद नहीं करता तो आपको असहज महसूस होता है, लेकिन इससे उसकी भावनाएं और बिगड़ गईं। थोड़ी ही दूर पर शिजुको वहां से गुजर रहा था तो उसने आसाको को अपने दोस्तों के साथ अपने उत्सव के स्टॉल की प्लानिंग करते हुए देखा। उसने उन्हें उपयोगी सुझाव दिए, लेकिन फिर ढिठाई से मुनाफे का 50% मांग लिया। बाद में उत्सव के पदों के आवंटन के लिए एक बैठक के दौरान एक सीनियर स्टूडेंट ने शिजुको और हारू को धक्का दिया। ये अनादर देखकर उसने बिना देर किए उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। इसके परिणाम स्वरूप उनका समूह उत्सव में सबसे खराब जगह पर फंस गया और हारू को उसके हिंसक व्यवहार की सजा के तौर पर घास उखाड़ने का काम सौंपा गया। उशिमा ने उसे वहीं पाया और उसे सलाह दी कि अगर उसे शिजुको की सचमुच कैर है तो हिंसा से दूर रहे। उसने औपचारिक रूप से अपना परिचय फिर से दिया और कहा कि वो पछतावे के साथ ऐसा नहीं करेगी जैसा उसने पहले कहा था, लेकिन वो अपनी बातों को अपने अंदर ही दबाकर रखना सीख जाएगी।
इसी बीच शिजुको एक कोने से सब सुन रही थी और सोच रही थी कि वो उससे क्यों छुप रही है। उस दोपहर शिजुको, आसाको और सासा उसके क्रैम स्कूल के ग्रेड्स देखने गए, क्योंकि रास्ते में उसकी मुलाकात यामाकेन और उसके साथियों से हुई थी। यामाकेन उसके साथ ग्रेड्स देखने गया क्योंकि उसे साफ तौर पर उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस से ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसने पूछा कि वो बेवकूफ़ लड़कों के साथ क्यों घूमती है, और उसने बस इतना कहा कि उनके साथ रहना मज़ेदार है। शिजुको को पता चला कि उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं, और उसने हारू के लिए अपनी फीलिंग्स को एक तरफ रखकर खुद को तसल्ली दी कि वो सही रास्ते पर है। जब वो आसाको और सासा के पास वापस आई, तब भी वे यामाकिन के दोस्तों से जूझ रही थीं, जो आसाको को त्योहार के टिकट्स के लिए परेशान करने वाले मच्छरों की तरह परेशान कर रहे थे। चूंकि आसाको ने हार मानने से इनकार कर दिया, तो शिजुको ने अपना और हारू का टिकट दोनों ये कहते हुए सौंप दिया कि उसे उनकी ज़रूरत नहीं है। रात होते हारू घर आया तो उसने शिजुको को उसका इंतजार करते हुए पाया, और उसने उसे आसाको का एक छोटा सा पैकेट थमा दिया। देखते हुए कि हारू कुछ कहना चाहता है, शिजुको ने पहले बात की और उसे दृढ़ता से कहा कि वो उससे कभी प्यार नहीं करेगी, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो उसका मन बदल देगा, जिससे वो उसके कॉन्फिडेंस से पूरी तरह दंग रह गई। उसने उससे बैग लिया और उसे घर तक छोड़ने की ऑफर की, लेकिन उसने मौके का फ़ायदा उठाते उसे किस करने की कोशिश की। लेकिन अचानक उसे आसाको की बाउंड्रीज वाला स्पीच याद आ गया और उसने खुद को रोक लिया। शिजुको पहले से ही जमी हुई थी और लगभग लाल हो चुकी थी। उसने अपना बैग वापस छीना और भाग गई। उसने खुद से कहा कि वो सही काम कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल अभी भी क्यों धड़क रहा है। आखिरकार स्कूल का उत्सव आ ही गया और शिजुको की क्लास ने एक हॉन्टेड मैंशन बना रखी थी। यामाकिन का दल मनोरंजन की तलाश में वहां पहुंचा तो नर्स की ड्रेस में पहनी हुई शिजुको ने उनका स्वागत किया, जो उनकी टूर गाइड बनी हुई थी। वो सोच में पड़ गए कि उस जैसी पढ़ाई की शौकीन लड़की ऐसी ड्रेस में क्या कर रही होगी। हारू जल्द ही एक वैम्पायर के वेश में प्रकट हुआ, एक लाश को खींचकर, जिससे वे चौंक गए। हारू ने लड़कों पर फेक ब्लड छिड़का और लड़कों ने तुरंत उससे कहा कि वो उन्हें कुछ गर्ल्स से मिलवा दे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटीज सही थीं। बाहर बैकयार्ड में शिजुको अकेली बैठी थी। पिछली रात अपने इमोशंस पर कंट्रोल खो देने के कारण एक सीरियस क्राइसिस से गुजर रही थी। उसे हारू पर चिल्लाने का बुरा लगा, हालांकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन साथ ही उसे हैरानी भी हुई कि वो इस बारे में बिल्कुल काम था, जबकि वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या महसूस कर रही है। इसी बीच यूजन उत्सव में आया, और जब उन्होंने उससे पूछा कि वो क्यों आया है, तो यूजन ने जवाब दिया कि उसने सुना है कि हारू उत्सव की कितनी तैयारी करता है, और उसे लगा कि अगर वो आया तो हारू बहुत नाराज होगा, इसलिए उसे ये रिस्क उठाना ही होगा। यमाकेन शिजुको के पास गया, लेकिन उसने कहा कि वो बस गुजर रहा था, इसलिए वो ऐसे चलता रहा जैसे उसे पता हो कि वो कहाँ जा रहा है। हालांकि कुछ ही पल बाद वो उसी जगह पर वापस आ गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां फिर कैसे पहुंच गया। ये जानते हुए कि वो रास्ता भूल गया था, तो शिजुको ने उसे पूछा कि उसने स्टूडेंट से रास्ता बताने में हेल्प क्यों नहीं मांगी, लेकिन उसने कहा कि उसे लोगों से हेल्प मांगना पसंद नहीं है। इसी समय असाको शिजुको को बुलाने के लिए प्रकट हुई, और जैसे ही वे जाने लगे, शिजुको ने पूछा कि क्या वो उनके साथ चलेगा। इसी बीच यमाकेन का दल निराश था कि ये बेवकूफ़ उन्हें बस एक रूस्टर के पास ले आया, जबकि उन्हें लगा था कि वो उन्हें कुछ चीप गर्ल्स के साथ दलाली कराएगा। तभी शिजुको यमाकेन और असाको के साथ प्रकट हुई, और उन्हें देखकर हारू ने पूछा कि शिजुको यमाकेन के साथ क्या कर रही है। यमाकेन ने उसे प्रवोक करने के लिए तुरंत उसे पकड़ लिया, ताकि उसे लगे कि वो मजे कर रहे हैं। हारू ने उससे पूछा कि उसने यमाकेन को उसे छूने की इजाज़त क्यों दी, जबकि उसने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि ऐसा ना करे। यमाकेन ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि शिजुको हारू को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जिससे वो इतना नाराज हो गया कि उसने तुरंत एक पंच मारा, लेकिन शिजुको को ही चोट लगी। इससे वो नाराज हो गई और उसने यमाकेन से कहा कि अब उसे हमेशा के लिए उसके करीब आने से मना कर दिया गया है। वो चली गई, लेकिन असाको उसे दिलासा देने और कुछ एडवाइस देने के लिए उसके पीछे पीछे आई, लेकिन शिजुको ने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि ये उसका काम नहीं है। इस रिजेक्शन से असाको पूरी तरह टूट गई। इसी बीच यमाकेन के दोस्तों ने उसे सीन के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो अभी अभी हुआ था। इसलिए वो खुद को गिल्ट से मुक्त करने के लिए शिजुको की चोटिल नाक पर नजरें गड़ाए उससे मिलने गया, लेकिन शिजुको फिर भी उसे हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराती रही। यमाकेन ने अचानक उससे पूछा कि क्या वो जानना चाहती है कि वो उससे आज़ाद क्यों नहीं हो पा रही है, और आगे कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो हारू की उम्मीदों पर खरा उतरने को तैयार नहीं थी, जो उसकी तरफ से बहुत क्रूअल था। उत्सव में वापस जाते हुए शिजुको को असाको और हारू के साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए गिल्ट हुआ। यमाकेन ने उससे पूछा कि अगर वो सबको इस तरह भगा दे तो क्या उसे लोनलीनेस फील नहीं होगा, लेकिन उसने जवाब दिया कि वो वैसे भी हमेशा से अकेली रही है और उसे कभी लोनलीनेस फील नहीं हुआ। यमाकेन ने बताया कि अगर आसपास कोई ना हो तो उसे लोनलीनेस फील ही नहीं होगी, जिससे उसे तुरंत सच्चाई का एहसास हो गया।
तभी यमाकेन ने अचानक यूजन को देखा और शिजुको को घसीटकर एक एम्प्टी क्लासरूम में ले गया। वो घबरा गई और सोचने लगी कि वो वहाँ क्यों है। शिजुको हैरान थी कि वो उसे जानती है और उसने पूछा कि क्या वो यूजन से डरता है, लेकिन यमाकेन ने इनकार कर दिया और कहा कि उसे पास्ट में एक पेनफुल एक्सपीरियंस हुआ था। हारू जल्द ही ओशिमा के साथ उसी क्लासरूम में पहुंचा, हैवी ब्रेथ्स लेता हुआ। जाहिर है वो भी यूजन से बात कर आया था। वो इस बात से नाराज था कि यूजन ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। उसने सोचा कि आज का दिन उसके लिए बस एक अनलकी डे था और फिर अचानक ओशिमा से पूछा कि अगर वो ये बता दे कि वो उसे पसंद करता है तो क्या वो दुखी होगी। ओशिमा तुरंत लाल हो गई और जब वो सोच रही थी कि क्या कहे तो उसने बताया कि जब भी वो शिजुको को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है तो हालात और बिगड़ जाते हैं। उसे लगा कि शायद उसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इस सुनकर यमाकेन ने शिजुको से पूछा कि वो क्या सोचती है। उसने कहा कि उसे कुछ नहीं कहना। तभी ओशिमा ने हारू से पूछा कि अगर वो भी उसे प्यार करने लगे तो वो क्या करेगा। वो घबराकर तुरंत बात को टाल गया और कहा कि उसका मजाक मजाकिया था, लेकिन हारू ने कहा कि वो एक मर्दाना अंदाज में कह रही थी। हारू चौंक गया और उसने सोचा कि वो चाहती है कि वो ताली बजाए। शिजुको अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और तुरंत जाने के लिए उठी, लेकिन यमाकेन ने जानबूझकर उसे पकड़ लिया ताकि हारू जल जाए। लेकिन इससे पहले कि हारू हमेशा की तरह फिर से लड़ाई शुरू कर पाता, यूजन कमरे में आ गया। हारू घबरा गया और ओशिमा को अपनी सुरक्षा में खींच लिया, लेकिन जब सबने उसे किसी अपराधी की तरह घूरा तो वो नंगे पैर भाग निकला, जूते तक नहीं लिए। यूजन शिजुको के पास आया, लेकिन यमाकेन ने उनके बीच खड़े होकर आखिरकार अपना डर पार कर लिया। यूजर ने हारू के जूते शिजुको को दिए और कहा कि वे उसे लौटा दे, फिर ओशिमा के साथ चला गया। कहीं और असाको अकेली रो रही थी। शिजुको उसे मिली, लेकिन कोई सांत्वना नहीं दे पाई। तभी सासा आई और असाको को रोता देखकर चौंक गई, लेकिन असाको ने कहा कि एक लंबी कहानी है। बाद में शिजुको ने हारू को ढूंढा, जूते लौटाए और समझाया कि उसे कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए। हारू ने माना कि वो फिर से गलत था और दूरी रखने की बात याद दिलाई। शिजुको ने माफी मांगी, जिससे हारू खुश हुआ और वो ओशिमा से बात ठीक करने चला गया। फिर शिजुको ने असाको को ढूंढकर ईमानदारी से माफी मांगी। असाको फिर रो पड़ी। तभी हारू अपने मुर्गे के साथ झाड़ी से निकल आया। सासा ने मजाक में याद दिलाया कि त्योहार अभी बाकी है और सब फिर से मजे करने चले गए। रात को जब त्योहार खत्म हुआ, हारू शिजुको के सफाई खत्म होने का इंतजार करते करते सो गया। शिजुको लौटी और उसे सोता देखकर उसके बाल छूने गई, लेकिन हारू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने साफ कहा कि वो एक बार अपनी पसंद तय करे, क्योंकि वो कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर वैसा व्यवहार करती है जैसे करती हो। शिजुको ने ईमानदारी से बताया कि उसके बारे में ज्यादा सोचने से उसकी पढ़ाई बिगड़ गई है। हारू चौंक गया और उसे गले लगा लिया। शिजुको ने कहा कि उसे अपने रिश्ते को समझने के लिए और समय चाहिए। सुबह शिजुको की नींद खुली तो हारू उसके कमरे में दिखा। उसे समझ आया कि वो खिड़की से किसी स्पाइडरमैन की तरह अंदर आ गया होगा। हारू ने बताया कि उसके पता ने उसे अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि उस दिन छुट्टी है, तो वो खुद ही अंदर घुस आया। नीचे शिजुको ने पता से पूछा कि वे घर पर क्यों हैं। उसने बताया कि दुकान बंद हो गई है। शिजुको हैरान रह गई और बुरा लगा कि उसने पूरा काम उसी पर छोड़ दिया था। वो माँ को शिकायत करने लगी, लेकिन उसकी माँ को हैरानी नहीं हुई। वो जानती थी कि उसका पति काम में ढीला है। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो जल्दी रिटायर नहीं हो पाएगी। हारू समझ नहीं पा रहा था और पूछा कि वो इतनी परेशान क्यों है। पिता ने मान लिया कि ये छठी बार है जब उनका बिजनेस डूबा है। उसे अपनी पत्नी की मेहनत और बच्चों पर बोझ का एहसास था। हारू ने कहा कि शिजुको अकेली नहीं है, उसके दोस्त भी हैं। बाद में लाइब्रेरी में सासा, असाको और हारू साथ पढ़ रहे थे। सासा ने बताया कि उसके पुराने स्कूल में उसकी गर्लफ्रेंड थी और पूछा कि हारू को क्लास की कोई स्पेशल लड़की याद है। हारू बस इतना समझ पाया कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ता था। शरारती होकर उसने पूछा कि क्या सासा ने उस लड़की के साथ कुछ किया, जिससे असाको असहज हो गई। सासा ने कहा कि वो लड़की उससे उतनी ही जल्दी छोड़कर गई जितनी जल्दी तुम्हारे पापा तुम्हें दूध लेने के लिए छोड़कर गए थे। असाको ने हारू और शिजुको के रिश्ते के बारे में पूछा। हारू ने बताया कि शिजुको ने 1 महीने पहले कहा था कि वो इस रिश्ते के बारे में सोचेगी। असाको को एहसास हुआ कि उनकी प्रोग्रेस रुकने का वजह हारू की सुस्ती थी। वो कोशिश ही नहीं कर रहा था। हारू ने कहा कि उसे लगता था कि रिश्ता बनने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। उधर शिजुको उनकी बातें सुन रही थी, हैरान थी कि उसने वास्तव में हारू को पूरे 1 महीने तक इंतजार करवाया था। घर जाते हुए हारू ने अपने पिता का जिक्र किया, जिससे शिजुको अपनी माँ की मेहनत के बारे में बात करने लगी। उसने माना कि वो भी अपनी माँ की तरह करियर वुमन बनना चाहती है। फिर उसने उसे बताया कि उनके आंगन में पानी रखने के लिए एक घड़ा हुआ करता था। वे उसमें सुनहरी मछलियां रखने वाले थे, लेकिन बात नहीं बनी, जिससे वह बहुत निराश हुई। ये सुनकर हारू ने उसका हाथ पकड़ा और उसके लिए एक क्रेफिश पकड़ने के इरादे से नदी की ओर दौड़ पड़ा। शिजुको निराश हो गई क्योंकि यह बेवकूफ़ और क्या बेवकूफ़ हो सकता है। कुछ दिनों बाद यमाकेन लाइब्रेरी में शिजुको से मिला और बातचीत के दौरान उसने उसे बताया कि वह उसकी वजह से आई है, जिससे उसे शक हुआ कि क्या वह उसमें दिलचस्पी रखता है। उसने पूछा कि हारू उसके साथ क्यों नहीं है और उसने कहा कि भाई उसके लिए केकड़ा पकड़ने पर तुला हुआ है, जबकि नवंबर में उसे केकड़ा मिलने का कोई रास्ता नहीं था, जिससे यमाकेन को लगा कि हारू का दिमाग बहुत पहले ही विकसित होना बंद हो गया था। तभी शिजुको ने यमाकेन को बताया कि उसे पिछले दिन दी गई सलाह बहुत पसंद आई।
यमाकेन को इतना आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ से किताब गिर पड़ी। इसके बाद एक कैफे में आसाको सासा के साथ अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी कक्षा की कुछ लड़कियां वहां आ गई। उसने तुरंत मेन्यू के पीछे छुपने की कोशिश की क्योंकि ये लड़कियां उसका मजाक उड़ाने के लिए जानी जाती थी। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने बिना समय गंवाए फिर से अपनी फुसफुसाती हुई राय शुरू कर दी। और जब वह लगभग फूट फूट कर रोने वाली थी, तो वह बेहतर आदमी हमेशा की तरह बेखबर देखने वाले से पहले ठीक उसी पल कैफे में घूमता हुआ आया और उन बुली लड़कियों को इतना घूरने लगा कि वे तुरंत वहां से चली गई। ये देखकर आसा को तुरंत किसी एनिमे लड़की की तरह शर्मा गई जिसे अभी अभी अपना क्रश मिला हो। उस शाम बाद में यमाकेन और शिजुको ने अलविदा कहा और उसके जाने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि वह उस दिन उसकी मनस्थिति का विश्लेषण करने में उसकी मदद क्यों कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि शायद वह उससे प्यार करने लगी है और उसे हैरानी हुई कि आखिर वह वही लड़की क्यों है जिससे हारू प्यार करता था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसकी कलम अभी भी उसके पास है। इस बीच बस में शिजुको को वो बात याद आ गई जब उसकी माँ ने कहा था कि अब उसे काम करना होगा क्योंकि उसका पति नाकाम है। उसने भी उसके बारे में सोचा और निष्कर्ष निकाला कि किसी भी अनिश्चित चीज के बारे में सोचना समय की बर्बादी है। इस बीच शिजुको अपने दोस्तों के पास वापस आ गई और उसने देखा कि हारू अभी भी नदी के किनारे खड़ा था। हारू ने उसे बताया कि उसे क्रेफिश नहीं मिली, लेकिन उसने उसे कुछ बेहतर देने का वादा किया था। हालांकि उसे हैरानी हो रही थी कि हारू उन बातों को लेकर इतना चिंतित क्यों था जिन्हें वह बेमतलब समझती थी। यमाकेन की उबर गाड़ी जल्द ही वहां से गुजरी और उसने शिजुको और उसके दोस्तों को घूमते देखा, इसलिए उसने गाड़ी रोकने का फैसला किया। जब हारू बाकियों से अलग हुआ तो यमाकेन उसके पास आया और उसे पकड़ने के लिए पेन फेंका और कहा कि वह उसे शिजुको को वापस दे दे। हारू ने मुंह बनाया और सोचा कि शिजुको का सामान उसके पास क्यों है, जिस पर यमाकेन ने जवाब दिया कि वह उससे उसी दिन लाइब्रेरी में मिला था। जैसे ही यमाकेन जाने के लिए मुड़ी तो हारू ने अचानक उससे पूछा कि क्या वह उससे प्यार करता है, और यमाकेन ने जाने से पहले पूछा कि क्या इसमें कोई समस्या है। एक दिन शिजुको को अपने लॉकर में क्रिसमस पार्टी का अनाम निमंत्रण मिला, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन जब वह फिर से उसके बैग में मिला तो उसे एहसास हुआ कि कोई बहुत जिद कर रहा है। उसने तुरंत असाको से बात की, जिसने तुरंत स्वीकार कर लिया और कहा कि वह बस उसे सरप्राइज देना चाहती थी। आखिरकार पार्टी का दिन आ ही गया और शिजुको, हारू और असाको एक साथ शॉपिंग की तैयारी करने चली गई। लेकिन रास्ते में हारू अजीब व्यवहार करने लगा, मानो उसे सामाजिक चिंता हो रही हो। उसने लगभग सेंटा क्लॉज को वापस नॉर्थ पोल भेज ही दिया था। शिजुको सोच में पड़ गई कि क्या हुआ और सोचा कि अब उसे बात करने की उसकी योजना अब संभव नहीं होगी क्योंकि वह इतना अजीब व्यवहार कर रहा था। जब वे चिकन खरीदने एक फास्ट फूड दुकान में गए तो अचानक उनकी मुलाकात यमाकेनोट्स के साथियों से हो गई। जब लड़कों को पता चला कि वे पार्टी में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि वे भी जाएंगे, लेकिन आसाको ने उन्हें बताया कि उन्हें टिकट लेना होगा और वहां जाने के लिए चुना जाना होगा। हालांकि लड़कों ने कहा कि वे वैसे भी जाएंगे क्योंकि वे बुरे लड़के हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। यमाके ने शिजुको से पूछा कि क्या वह भी आ रहा है, और जब उसने हाँ कहा तो हारू ने बीच में ही उसे टोक कर उसे मना कर दिया। यमाकेन को आश्चर्य हुआ कि हारू उसके साथ आने के खिलाफ क्यों है, और हारू ने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने कहा था कि वह शिजुको से प्यार करता है। सब चौंक गए, लेकिन यमाकेन ने तुरंत जवाब दिया कि वह तो बस मजाक कर रहा था, जिससे सब हंस पड़े और हारू का मूड तुरंत बदल गया। हालांकि यमाकेन हारू पर इस तरह की बेरुखी के लिए मन ही मन नाराज था और उसे हैरानी हो रही थी कि उसने जो रात को कहा था वो भी उसने कहा था। वे सब बैटिंग सेंटर की ओर चल दिए थे जहां असल में पार्टी हो रही थी, और शिजुको हैरान थी क्योंकि किसी ने उसे पार्टी के बारे में नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसने उन्हें चुप रहने की अनुमति दे दी बशर्ते वे शांत रहें। हालांकि यमाकिन का दल में से डर गया था, जिसने एक बार उन्हें हारू से दूर रहने वरना वह उनके पैर तोड़ देगा की चेतावनी दी थी। उन्हें यकीन था कि मी ने पहले किसी की जान ले ली होगी, और ये सुनकर आशा को बस माई को देखती रही, शायद अपने मन में उसके मैग्नम का अंदाजा लगा रही थी। और जब उसने उसकी तरफ हाथ हिलाया तो वह शर्मा गई, जिससे मी सोचने लगा कि आखिर उसे हुआ क्या है। इस बीच सासा ने ओशिमा को कार्यक्रम में जाते हुए देखा और बताया कि आशा को उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि वह उसका फोन नहीं उठा रही थी। उसने पूछा कि क्या वह पार्टी में नहीं आ रही है, लेकिन ओशिमा को आश्चर्य हुआ कि कोई पार्टी हो रही है, क्योंकि उसे लगा कि क्रिसमस का निमंत्रण एक शरारत है। सासा ने पूछा कि क्या वह आ रही है, तो उसने मना कर दिया, लेकिन जाते हुए सासा ने उसे आने की सलाह दी क्योंकि वहां बहुत मजा आएगा। जब वे पहुंचे तो दो बेवकूफ नेकोर लड़की को देखकर बहुत उत्साहित हो गए और तुरंत उसका अभिवादन करने लगे। यमाके ने ओशिमा को पहचान लिया और शिजुको से पूछा कि अब जब वह वहां है तो वह उसके आने पर क्या प्रतिक्रिया देगी, लेकिन शिजुको ने कहा कि यह उसकी समस्या नहीं है। इस बीच मी ने देखा कि आशा को जानबूझकर उससे बच रही है, और सासा को तुरंत उसके व्यवहार का कारण समझ आ गया। आसाको के मन में मे के लिए भावनाएं जाग उठी थी, जिससे सासा निराश हो गया क्योंकि वह उनके बीच कुछ और होने की उम्मीद कर रहा था।
उसी पल मी ने हारू की तरफ देखा और ये देखकर खुश हुई कि हारू कितना बदल गया है, क्योंकि अब उसके दोस्त थे और वह धीरे धीरे एक सामान्य इंसान बनना सीख रहा था। जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ी, ओशिमा पूरी तरह से असहज महसूस करने लगी और बुनियादी सामाजिक मेलजोल से भी जूझ रही थी, लेकिन सासा ने उसे खुद रहने और सबकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस बीच पार्टी के दौरान शिजुको अभी भी पढ़ाई कर रही थी और ओशिमा ने पूछा कि क्या वह शीतकालीन क्रैम्प स्कूल में जाएगी, और शिजुको ने अपनी योजना की पुष्टि की। यमाके ने बताया कि वह जाएगा, जिससे शिजुको की तुरंत रुचि बढ़ गई और उन्हें देखकर हारू को जलन हुई, इसलिए वह चुपचाप से मी से पूछने गया कि क्या वह भी क्रैम्प स्कूल जा सकता है। लेकिन मी ने उसे बताया कि वे बहुत गरीब है और वह इसका खर्च नहीं उठा सकते, जबकि हारू को वैसे भी कक्षा की ज़रूरत नहीं थी, जिससे वह निराश हो गया। वापस बैटिंग क्षेत्र में यमाकिन के दोस्त मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि आसा को एक कोने में यमाकिन से मिली। उसने बताया कि शिजुको के साथ उसका कोई संबंध नहीं है और उसने जो बकवास फैलाई थी उसकी वजह से उसने अपनी पहाथी ही में उसका चेहरा लगभग तोड़ ही दिया था। इसी समय ओशिमा प्रकट हुई और उसने इस मौके का फायदा उठाकर बताया कि ओशिमा ने भी हारू के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और आसाको से उसे भी डांटने को कहा, लेकिन आसाको ने कहा कि ओशिमा को उसकी जगह पहले से ही पता है, जिससे ओशिमा को पूरी बात और भी बुरी लगने लगी। उस रात बाद में जब पार्टी खत्म हो रही थी तो हारू सीढ़ियों के पास यमाकिन से मिला और यमाकिन ने एक बेतुका प्रस्ताव रखा, शिजुको के बदले हारू का दोस्त बनने की पेशकश की, क्योंकि हारू हमेशा से दोस्त चाहता था। हालांकि हारू ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि शिजुको उसके पास है तो उसकी उसे ज़रूरत ही नहीं है। हारू ने आगे कहा कि शिजुको उसकी है और यमाके ने पूछा कि अगर शिजुको यह कहे कि वह उसे ज़्यादा पसंद करती है तो क्या होगा। इस पर हारू को गुस्सा आ गया और जैसे ही उसने यमाकिन को गोद में उठाने के लिए हाथ उठाया तो शिजुको ने उसे आवाज़ दी और कहा कि वह घर जा रही है। उसने तुरंत उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन जाने से पहले उसने यमाकिन को शिजुको से दूर रहने की चेतावनी दी। घर लौटते समय हारू ने फिर से सर्दियों की तैयारी की कक्षाओं का जिक्र किया। उसकी आवाज़ में ईर्ष्या की भावना उभर रही थी। उसे शिजुको का यमाकिन के साथ समय बिताना पसंद नहीं था, इसलिए शिजुको ने उसका हाथ थाम लिया और कबूल किया कि वह उससे प्यार करती है और उसे दिलासा दिया कि उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर हारू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह स्वार्थी विदूषक ने पूछा कि क्या इसका मतलब यह है कि वो क्रैम्प स्कूल नहीं जा रही है, जिससे वह चौंक गई। जब शीतकालीन पाठ्यक्रम शुरू हुआ तो शिजुको यमाकिन के साथ क्रैम्प स्कूल पहुंची, जबकि हारून के पीछे पीछे वहां गया था और उससे पूछ रहा था कि वह क्रैम्प स्कूल क्यों जा रही है, जबकि वह इसके खिलाफ था। शिजुको ने पहले तो उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन आखिरकार उस पर भड़क गए और चिल्लाकर कहा कि वह उसकी पढ़ाई में दखल अंदाजी करना बंद करे, जिसका हारू पर गहरा असर पड़ा। इसके बाद शिजुको और यमाकिन अपनी क्रैम्प स्कूल की कक्षाओं में बैठे थे, तभी उसने यूं ही भूख लगने की बात कही। यमाकिन उसे खाने पर बुलाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता उसे एहसास हुआ कि उसने अपना खाना पहले ही खरीद लिया था, जिससे वह निराश हो गया। अमीर परिवार से होने के कारण यमाकिन को जो भी चाहिए था वह मिल जाता था और इससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतनी भरी भरी तैयारी कक्षा में क्या कर रहा है। वो शिजुको के प्यार में इतना डूब गया था, हालांकि शिजुको ने उसके अस्तित्व को जरा भी पहचाना नहीं था। बाद में स्कूल में सासा लड़कों को क्रिसमस पार्टी की तस्वीरें दिखा रहा था और हालांकि हारू को अपनी और शिजुको वाली तस्वीरें पसंद आईं, लेकिन जल्द ही उसकी नज़र एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसमें यामाकिन शिजुको को अपने शिकार की तरह देख रहा था और उसने उसे तुरंत एक तरफ फेंक दिया। आसुका उस तस्वीर को उठाने गई और उसने मी को पृष्ठभूमि में देखा, जिससे वो घबरा गई, इसलिए उसने जल्दी से उसे छिपा दिया। सासा ने उससे पूछा कि वो क्या कर रही थी, लेकिन लड़कियों ने कहा कि वो तो बस तालियां बजा रही है। इसी बीच यामाकिन बाहर जा रहा था, जिस पर उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या उसे सच में पढ़ाई में दिलचस्पी है या बस शिजुको के साथ रहना है, लेकिन यामाकिन ने जवाब दिया कि वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। रास्ते में उसका एक और दोस्त ही बताने आया कि एक दूसरे स्कूल की लड़की चाहती है कि यामाकिन उससे डेट पर जाए, लेकिन यामाकिन ने इसे बकवास कहा, हालांकि वो जानता था कि वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसने सोचा था कि सुंदर लड़कियां पाना उसके लिए कभी कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वो शिजुको में इतना क्यों दिलचस्पी ले रहा था जो शायद वहां थी। उसने पाया कि वो एक बूढ़ी दादी थी जो अपनी कब्र से कुछ इंच की दूरी पर थी। पास में एक लड़की उसे घूर रही थी, लेकिन उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और चलता रहा। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात असली शिजुको से हुई और वो उसके पीछे चलते हुए कुछ देर के लिए उस पर डोरे डालने के बारे में सोचने लगा। एक साइकिल तेजी से गुजरी और यामाकिन ने सहज ही शिजुको को एक तरफ खींच लिया और उसे अपनी सुरक्षा में गले लगा लिया। ठीक उसी समय हारू प्रकट हुआ और उसके सिर पर तमाचा मारा और उसे शिजुको से दूर रहने को कहा। इससे यामाकिन को गुस्सा आ गया और दोनों में लगभग झगड़ा ही होने वाला था, लेकिन शिजुको ने हारू को फिर से उसका पीछा करने के लिए डांटा। दोनों में बहस हो गई। शिजुको ने हारू से कहा कि उसकी पढ़ाई अभी भी जरूरी है, लेकिन हारू को ही रास नहीं आया। वो यामाकिन के साथ चलती रही और उसने मजाक में हारू को परेशान करने के लिए उसे फिर से गले लगाने का नाटक किया। हारू ने गुस्से में उस पर एक डिब्बा फेंका, लेकिन वो डिब्बा शिजुको को ही लगा। उसकी तीखी नजरों से साफ जाहिर था कि वो कितनी गुस्से में थी। बाद में क्लास में यामाकिन ने हारू के हमले से अपने सिर पर लगे घाव को छुआ और शिजुको चिंतित हो गई।
शिजुको ने माफी मांगी, लेकिन यामाकिन ने पूछा कि उसने माफी क्यों मांगी, और उसने बताया कि उसने हारू के सामने फिर से अपनी गलती मान ली थी, लेकिन इससे यामाकिन को और बुरा लग गया। यामाकिन ने शांत व्यवहार किया और ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो कोई ऐसा संत हो जिसके पास प्रेम संबंधों की डिग्री हो। शिजुको ने पूछा कि वो क्या सोचता है। उस बदतमीज बेवकूफ ने उससे कहा कि अगर वो सच में जानना चाहती है तो उसके साथ खाना खा ले। इसी बीच शिजुको ने उसके सिर पर एक गांठ देखी और उसकी चोट पर बर्फ लगाकर मदद करने की पेशकश की। हालांकि उसने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हालांकि उसका दिल यही चाहता था, और शिजुको ने जोर देने की जहमत भी नहीं उठाई। फिर उसने उससे कहा कि बेहतर होगा कि वो हारू और उसके बीच थोड़ी दूरी बना के रखे, लेकिन इससे यामाकिन को लगा कि वो शेखी बघार रही है। हालांकि शिजुको ने जवाब दिया कि वो शेखी नहीं बघा रही थी। इससे सिर्फ यही जाहिर होता था कि यामाकिन उसके लिए कितनी आकर्षक थी, जिससे हारू को जलन हो रही थी। जैसे ही क्लास खत्म हुई, यामाकिन को थोड़ी खुशी हुई क्योंकि शिजुको उसे आकर्षक समझ रही थी, और ये सोचकर वो जोर से मुस्कुराया। उसका मूड तब बदल गया जब उसने देखा कि पहले वाली लड़की फिर से उसे घूर रही है, लेकिन उसने उसे और अनदेखा किया और जल्दी से वहां से चला गया। वो लड़की ओशिमा की सबसे अच्छी दोस्त यू थी, और उसने ओशिमा को बताया कि उसने एक बहुत ही बेवकूफ लड़के को मुस्कुराते हुए देखा था। उस रात यामाकिन रास्ता भटक गया और अचानक वहां पहुंच गया जहां हारू घूम रहा था। उसे तुरंत याद आया कि उस रात क्रिसमस पार्टी में हारू ने उसे सीढ़ियों से धक्का देने की कोशिश की थी, और उसे डर था कि कहीं वो खतरे में न पड़ जाए। उसके साथ अकेले में हारू ने उसे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, और चलते चलते यामाकिन को याद आया कि बचपन में हारू के साथ उसका व्यवहार कैसा था। हारू बड़ा होकर एक बुली बन गया था जो हमेशा झगड़ा करता रहता था, और अब उसे इतना शांत देखकर यामाकिन ने उससे कहा कि वो बदल गया है। हारू को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने बताया कि वो अभी भी वैसा ही है। शिजुको सिर्फ कपड़े बदल रही थी, और उसे लग रहा था कि क्या वो जल्द ही उसे छोड़कर चली जाएगी। हारू ने आगे कहा कि इस बात ने उसके मन में उसके हाथ पर फाड़ देने का विचार पैदा कर दिया, और यामाकिन ने उसे बेवकूफ़ी कहा। जैसे ही यामाकिन अपनी उबर में बैठा, हारू ने उससे कहा कि वो शिजुको के साथ ऐसा नहीं करेगा, लेकिन किसी और को इससे छूट नहीं है। हालांकि यामाकिन ने उसे लात मारकर भगा दिया और इसे एक खोखली धमकी बताया। कुछ ही पलों बाद बारिश शुरू हो गई, और हारू बारिश में बैठा इस बात पर गहराई से विचार कर रहा था कि कैसे उसके भाई के साथ उसका रिश्ता प्रशंसा से पूरी तरह अस्वीकृति में बदल गया है। शिजुको वहां पहुंची और उसने उसे बारिश में अपना इंतजार करते हुए देखा। उसने हमेशा सोचा था कि अगर वो अपनी भावनाएं जाहिर कर दे तो सब कुछ ठीक नहीं होता। तभी पूरू ने उससे बताया कि वो उसे चाहता है, लेकिन उसने कहा कि ऐसा नहीं हो रहा है, और उसे हैरानी थी कि वो दोनों क्यों झगड़ते रहते हैं। वह सोच रही थी कि उस पर उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, और उसने उससे कहा कि वह उसकी हीरो है, क्योंकि जब भी वह उससे मिलना चाहता था वह हमेशा उसके पास होती थी। उसने अचानक उसे अपनी बाहों में भर लिया और कबूल किया कि वह उससे प्यार करता है। उसने पूछा कि उसे खुद को क्यों रोकना पड़ रहा है, जिससे वह सोच में पड़ गई कि वह क्या कह रहा है। फिर उसने बताया कि वह उसकी कक्षा में घुसकर सब कुछ बिगाड़ना चाहता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह उससे नफरत करे, ना ही वह चाहता था कि वह उसे छोड़कर चली जाए। शिजुको अवाक रह गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। ऐसा लगता था जैसे वे हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। इसी बीच आसुका अपनी टीम के साथ बातचीत में व्यस्त सासा को कुछ देने के लिए बीच में आई। अचानक उसके एक दोस्त ने विंगमैन बनकर बेचारे याना को धक्का दे दिया, जो एक सीधा साधा लड़का था और आसुका पर फिदा था। ये देखकर आसुका को बहुत बुरा लगा, और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। इसलिए सासा जल्दी से उसके पीछे गया और उनकी तरफ से माफी मांगी। उसने उसे बताया कि यही कारण है कि उसे लड़कों से नफरत है। उन्हें अपने मजे के लिए किसी को भी शर्मिंदा करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सासा ने साफ कहा कि इस हद तक बात पहुंचने देना उसकी भी गलती है, जिस पर आसुका भड़क गई और बोली कि वो भी उसके दोस्तों जैसा ही है। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे एहसास हुआ कि वो कितना हार्श बोल गई, और उसने अपनी दोस्ती को लेकर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की। उसने बताया कि उसे माई से बात करने में दिक्कत हो रही है, और सासा ने कहा कि उसे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो माई से प्यार करती है। आसुका तुरंत लाल हो गई और बोली कि वो कभी किसी इतने ओल्ड वाइब्स वाले आदमी से प्यार नहीं करेगी। तभी हारू अचानक ऐसे घुसा जैसे लॉटरी जीत गया हो। दोनों जानने को उत्सुक थे कि वो इतना चमक क्यों रहा है, और उसने एक बड़ी मुस्कान के साथ चाय गिराते हुए बताया कि शिजुको ने अगले साल उसके साथ पिकनिक पर जाने का वादा किया है, लेकिन इस शर्त पर कि वो प्री स्कूल पूरा होने तक ठीक से बिहेव करेगा। हारू और आसुका हैरान रह गए कि हारू को ये समझ नहीं आया कि उसे रिश्वत दी गई थी। हारू ने कहा कि वे भी आ सकते हैं, और जहां आसुका एक्साइटेड थी, सासा को खास फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन शिजुको को शौक लगा कि उसकी स्ट्रैटेजी उलट गई। वो क्रैम स्कूल के लिए निकल गई थी, और हारू को कहा था कि साल का बाकी समय एंजॉय करे। आसुका ने हारू से पूछा कि क्या उसे ये सच में पसंद आया, तो उसने बताया कि शिजुको ने न्यू ईयर में उनके साथ बाहर जाने का वादा किया है। आसुका उस पर तरस खाती रही कि वो कितना सिंपल था, और उसने उसे साथ घूमने का सुझाव दिया। आउटिंग के दौरान हारू ने आसुका को बताया कि माई उसकी चिंता कर रही है, और सासा की बात याद आते ही आसुका फिर से शर्मिंदा हो गई। मुलाकात के बाद हारू ने उससे बाय कहा, और उसे एहसास हुआ कि वो न्यू ईयर तक अपने किसी भी दोस्त से नहीं मिल पाएगी। कई दिन बीत गए, सब अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे, लेकिन आसुका घर पर अकेली थी, बात करने वाला कोई नहीं। न्यू ईयर ईव पर अचानक उसे शिजुको का कॉल आया, और उसकी आवाज सुनते ही वो लगभग रो पड़ी।
उसने अपने छोटे भाई के बारे में कुछ पूछा और जब कॉल खत्म होने वाली थी, आसुका खुद को रोक नहीं पाई और उसने बता दिया कि वो कितनी अकेली है। इसके बाद वो हारू के साथ शिजुको के घर अचानक रात बिताने पहुंच गई। पेरेंट्स दादी से मिलने गए थे, इसलिए पूरा घर उनके एक छोटी सी मिनी पार्टी के लिए खाली था। उसी रात आसुका का फोन बजा और सब चौंक गए। सासा था जो उन्हें न्यू ईयर सेलिब्रेशन में तुरंत आने का न्योता दे रहा था। वे पहुंच गए और जहां हारू और आसुका भीड़ देखकर खुश थे, वहीं शिजुको को लगा कि कर्फ्यू का टाइम निकल चुका है। लेकिन आसुका ने समझाया कि कोई बात नहीं, ये जापानीज ट्रेडिशन है। जल्द ही सीन बिगड़ गया जब हारू और यामाकिन की टीम ने कुछ अनजान लोगों से लड़ाई शुरू कर दी। यामाकिन ने सोचा कि अगर हारू यहाँ है तो शिजुको भी आसपास होगी, इसलिए वो उसे ढूंढने लगा। जब वो उसे मिल ही गई तो वो एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए फेस्टिवल का खाना खरीदना चाहता था, लेकिन शिजुको ने इंसिस्ट किया कि वो अपना पेमेंट खुद करेगी और वो चढ़कर चला गया। आसुका ने उसे समझाया कि रिश्वत देकर शिजुको का दिल नहीं जीता जा सकता। यामाकिन गुस्से में आ गया और उसका चेहरा पकड़ लिया। उनके चले जाने के बाद यामाकिन सोचने लगा कि क्या उसे भी हारू की तरह अपनी फीलिंग्स खुलकर बोल देनी चाहिए। कुछ देर बाद आसुका, शिजुको और हारू की मुलाकात ओशिमा और उसकी बेस्ट फ्रेंड से हुई। जब आसुका और ओशिमा बात कर रहे थे, आसुका ने देखा कि ओशिमा हारू और शिजुको को घूर रही है। उसने पूछा कि क्या वो हारू को पसंद करती है, क्योंकि अगर वो किसी और को पसंद करती तो नजरें कहीं और होती। ओशिमा ने कहा कि वो हारू के बारे में सोचना रोक नहीं पा रही। उस रात लेटे वो उन्हें सनराइज देखने के लिए रास्ता दिखाने लगी। जब सब खुशी मना रहे थे, आसुका ने दूर खड़े याना को देखा और उससे दूर चली गई, जिससे वो उदास हो गया। मी ने उसे बताया कि वो उसे हर्ट कर रही है और थोड़ा अच्छा बिहेव करने को कहा। असाको ने कहा कि पिछली बार याना के साथ इतनी बुराई हो गई थी कि अब उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ कैसे बिहेव करे। उसने आखिर में ये भी कहा कि उसे ऐसे बॉयज से नफरत है जो उस पर लाइन मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मी ने समझाया कि ये बहुत नॉर्मल बात है। फिर मी ने कहा कि उसे भी गर्ल्स पसंद है। असाको ने पूछा कि क्या वो लव में पड़ना चाहता है। मी ने कहा कि प्यार अच्छा होता है क्योंकि ये इंसान को बदल देता है, कभी अच्छे के लिए कभी बुरे के लिए। उसने कहा कि सबसे अच्छा लव वो होता है जो इंसान को ग्रो करने में हेल्प करे। फिर अचानक उसने असाको से पूछा कि क्या वो दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं। असाको ये सुनकर शॉक्ड रह गई। उस वक्त सासा पीछे से सारी बातें सुन रहा था। वो वापस जाकर याना को बताने लगा कि उसकी पूरी प्लानिंग शायद फेल हो गई है। कुछ मिनट बाद जैसे ही सनराइज हुआ, सबने सेलिब्रेट किया, लेकिन मी खुश नहीं था क्योंकि ये वो कई बार देख चुका था। हारून ने शिजुको से कहा कि ये सब बहुत मजेदार है और जब भी वो उसके साथ होता है उसे फन आता है। उसने कहा कि अगले साल फिर से सब यही करेंगे। उधर सासा ने देखा कि असाको चुपचाप अकेली जा रही है। हॉलीडेज किसी बोरिंग मोन्टाज की तरह बीत रही थी। शिजुको घर में एक स्टडियस मंक की तरह पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका माइंड बार बार हारू की तरफ जा रहा था क्योंकि न्यू ईयर के बाद से उसने उसे देखा नहीं था। अचानक उसे कोई उसका नाम चिल्लाते सुनाई दिया, हारू। पहले उसे लगा हेल्यूसिनेशन है, लेकिन हारू सच में उसके विंडो पर खड़ा था, ऐसे कपड़े पहने जैसे किसी एपोक्लिप्स में बग्स हंट करने जा रहा हो। उसने कहा कि वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन किसे ये नहीं बताया। फिर अचानक गायब हो गया। शिजुको कंफ्यूजन में थी कि उसे इतनी जल्दी क्या थी। फिर पता चला कि हारू अपना फोन भूल गया था। बाद में वो असाको से टकराया और पूछा कि क्या उसने उसे देखा है। असाको इतनी कंफ्यूज दिखी जैसे कोई एडवांस कैलकुलस सॉल्व कर रहा हो। हारू को लगा कि उसे कुछ समझ नहीं आया और वो फिर भाग गया। उसने जाते जाते कहा, कांटेक्ट कर लेना, मैंने उसे ढूंढ लिया है। लेकिन इस बार वो अपना नेट पीछे छोड़ गया। फिर वही सीन सासा और उसकी बेसबॉल टीम के साथ हुआ। हारू ने 2 बातें बोली और गॉगल्स गिराकर भाग गया। शिजुको पढ़ाई कर रही थी कि हारू का फोन लगातार बजता रहा। उसने कॉल उठाया तो सासा था। वो हारू की वियर्ड बिहेवियर को लेकर वरिड था। उसने पूछा कि शिजुको उस फोन का क्या करेगी जो हारू छोड़ गया है। इसी बीच यमकेन के फ्रेंड जॉय अपेंडिक्स की वजह से परेशान था, तो यमकेन और बाकी ने उसे बाहर फ्रेश एयर दिलाने का प्लान बनाया। उसी समय असाको हारू का छोड़ा हुआ नेट लौटाने बैटिंग सेंटर गई। वहां कोई नहीं था और उसे मी का छोटा नोट मिला। तभी शिजुको आई। वो हारू का फोन देने आई थी। शिजुको सोच रही थी कि फोन असाको को दे दे, लेकिन असाको ने इंसिस्ट किया कि वो खुद उसे पकड़ाए। शिजुको ने कहा कि वो पढ़ाई में बिजी है और वापस चल दी। असाको फोन लिए वहीं रह गई। यमकेन और दोस्तों की वॉक के दौरान हारू फिर अचानक सामने आ गया। अभी भी कौन ढूंढ रहा है ये रिपीट करते हुए इस बार ग्लव्स और कीज गिराकर भाग गया। शिजुकी ने ये देखकर सोचा कि असाको आखिर उसमें क्या देखती है। सासा गॉगल्स लेकर सेंटर पहुंचा और असाको के साथ रुक गया। रास्ते में उसे एक चिकन दिखी और उसने उसकी फोटो तुरंत ओशिमा को भेज दी। ओशिमा ने कॉल करके बताया कि वो हारू की चिकन है। असाको उस चिकन को लेकर बैटिंग सेंटर ढूंढने निकली, तभी उसे शिजुको मिल गई। दोनों साथ सेंटर पहुंचे और तब उन्हें समझ आया कि हारू असल में उसी चिकन को ढूंढ रहा था। वे सोच ही रहे थे कि हारू कहाँ होगा कि यमकिन ने जाते जाते चिकन गिनने को कहा। शिजुको ने कहा कि वो जा रही है और बाहर निकलते ही यमकिन रास्ता भटक कर उसके सामने से निकल गया। शिजुको ने उसे सही डायरेक्शन बता दी। इस बीच असाको और बाकी लोग पूरे शहर में हारू को ढूंढते रहे। काफी देर की यूजलेस सर्च के बाद सासा ने कहा कि शायद हारू वापस सेंटर चला गया होगा, लेकिन असाको ने कहा कि सर्च जारी रखते हैं, अगर हारू वापस आया तो वो हमें खुद बुला लेगा। जाहिर है वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो मई से देखने से बहुत डर रही थी। तभी जूजी को अचानक खून बहने लगा क्योंकि टेंशन के चलते उसका घाव फिर से खुल गया था और वो बेहोश हो गया, जिससे उसके दोस्त डर गए।
शिजुको जल्द ही हारू से मिली जो अभी भी उसे ढूंढ रहा था और उसने उसे बताया कि उन्हें चिकन मिल गई है। हालांकि हारू को पता ही नहीं था कि चिकन गायब है। उसने बताया कि वो एक ग्लोइंग इंसेक्ट ढूंढ रहा था, उसे पकड़कर शिजुको को दिखाना चाहता था। शिजुको ये सुनकर थोड़ी शाय हो गई और उसने कहा कि उन्हें बैटिंग सेंटर लौटना चाहिए क्योंकि सब उसे ढूंढ रहे होंगे। हारू ने उसे अपना हेलमेट दिया और उसका सामान खुद उठा लिया, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ रहा था उसे वही चमकता हुआ इंसेक्ट मिल गया जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने शिजुको को बुलाया और शिजुको उसे ऐसे देखती रह गई जैसे वो सच में कोई मैजिक देख रही हो। उसे लगा ये अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत चीज है। उस शांति में उसके मन में एक सवाल आया कि क्या कभी वो दिन आएगा जब वो हारू को सच्चे और प्योर लव के साथ देख पाएगी। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाएं और कमेंट सेक्शन में ताली बजाएं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो और भी एक्शन और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।